नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा facebook.com पर लली। आप हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु पर इस वीडियो को देखेंगे। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रतिदिन एक शो लेकर के आप सभी के लिए, विशेष रूप से चतरावासियों के लिए एक शो लेकर के आता हूं। उस शो का नाम है जन का सुनो और मन का सुनो। अर्थात यानी कि लोगों को भी सुनना है और अपना मन का भी सुनना है, लेकिन फाइनली अपना मन का ही करना है। जो आपका मन करे उसी को ही आप कीजिए। तो निश्चित रूप से इस शो का ही नाम ही रखा गया है जन का सुनो और मन का सुनो। चलिए आज विशेष रूप से आज हम लोग समझेंगे कि आज बच्चों में बढ़ता बाइक का क्रेज और असमय मौत का गाल में धकेलता युवाओं को। आज का जो विश्लेषण होगा इसी बिंदु पे होगा। हमारे साथ में जो इंपॉर्टेंट मेहमान होंगे, जो हमारे पैनल में होंगे, वो जो एक्सपर्ट होंगे वो अब इस मुद्दे पर अपनी राय देंगे। लेकिन और उसमें से जो पैनलिस्ट होंगे मैं आपको नाम बता देना चाहता हूं। एक होंगे डॉक्टर विकास कुमार, जो कि एक तो प्रोफेशनली वो डॉक्टर भी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ में होंगे। दूसरा नीतीश कुमार होंगे, जो कि टेलीकॉम गुरु से जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ में उनकी एक इम्पोर्टेंट रोल है टेलीकॉम गुरु में, और सह संपादक भी कह दीजिए। और इसके साथ साथ में हमारे साथ में विपिन कुमार सांडिल हैं। विपिन कुमार सांडिल जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ में और बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो ऑलरेडी इस खबर से जुड़े ही हैं। और कुमार अनुराग भी से भी मेरी बातचीत होगी, वो भी जुड़ेंगे। बहरहाल अब हम आते हैं मुद्दे पे। पहले खबर झारखंड प्रदेश का, क्योंकि जिस प्रदेश में होते हैं उस प्रदेश के बारे में हमें और आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आज का विशेष रूप से खबर क्या है। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत, टोटो पर सवार 6 लोग हुए गंभीर। सभी एक ही परिवार के घर लौटते वक्त हुआ एक्सीडेंट। धनबाद पुलिस के हत्या चढ़ा कुख्यात अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। झारखंड में दिन सुहावने अगले 48 घंटों तक रात में ठंड का असर बरकरार रहने का पूर्वानुमान। बिहार के जज की पत्नी झारखंड में मारी गोली, महिला बोली पति ने साजिश रची, देवर से करवाई फायरिंग, तलाक का केस चल रहा। गिरिडीह में जंगली हाथी का तांडव, घर दुकान तोड़ी, ग्रामीण इलाकों में घुसकर मचाई तबाही। रामगढ़ में बोरा गोदाम में भीषण आग, बाजार टाण, जगदीश नगर में मची अफरा तफरी, पूरा गोदाम जलकर राख। झारखंड में शीतलहर का येलो अलर्ट, कई जिलों में पारा 2 डिग्री तक गिरा। साहिबगंज, पलामू और रांची में 24 घंटे के भीतर 3 भीषण सड़क हादसे, 8 लोगों की मौत। दुमका में मेले के दौरान एक महिला की ब्रेक डांस राइड से टकराकर हुई मौत। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी, 3 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। कार ट्रक की भीषण भिड़ंत, हाई स्कूल के शिक्षक की मौत मौके पर हुई। सेरेनादाग जंगल में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने सिलेंडर बम किया निष्क्रिय। सरायकेला में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से जा टकराई बाइक, युवक की मौत, बच्चा गंभीर रूप से घायल। उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे का अपहरण, 5 करोड़ का फिरौती मांग से हड़कंप। रांची के पंडरा इलाके में गैंगवार, शराब पीने के दौरान 2 अपराधी गुटों में गोलीबारी, 3 घायल। धनबाद में दिन दहाड़े बच्चों को छीनने की कोशिश, बस स्टैंड पर मचा हंगामा, हिरासत में महिला। कथित मारपीट के मामले में जांच में ईडी कार्यालय पहुंची रांची पुलिस। राजनीतिक आरोपों के बीच बड़ी हलचल। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा ईडी के दफ्तर पर पुलिस की छापेमारी प्रथम दृष्टया पूर्ण नियोजित। 5 दिनों में लापता उद्योगपति कैरब गांधी का नहीं मिला सुराग, एसआईटी गठित, कई राज्यों में छापेमारी। आदिवासी संगठनों में झारखंड बंद कराया, सोमा मुंडा कांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, तेज, सड़कों पर भयंकर प्रदर्शन। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबर की ओर। भारत और फ्रांस के बीच 3.5 लाख करोड़ का राफेल सौदा, 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए समझौता। ईरान में फंसे भारतीयों को तत्काल छोड़ने की सलाह।
भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप, कई जिलों में तापमान शून्य के नीचे। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं पर ईडी की छापेमारी, 38 लाख रुपए कैश जब्त। गोवा में दो रूसी महिलाओं की हत्या, एक शख्स गिरफ्तार। 26 जनवरी को लेकर बड़ा अलर्ट, पंजाब के गैंगस्टर आतंकी संगठनों के संपर्क में। गौ तस्करी के पास 50 करोड़ की संपत्ति, 10 लोग गिरफ्तार। बार लाइसेंस के बदले 80 लाख रुपए की रिश्वत, आबकारी विभाग के अधिकारी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में ड्रोन गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, यूपी के एमपी में कोल्ड में। ओडिशा में बच्चों की गुब्बारा फुलाते समय मौत, सांस नली में गुब्बारा अटकने से हुई उनकी मौत। राष्ट्रपति भवन 9 दिन तक बंद, 21 से 29 जनवरी तक। मॉब लिंचिंग घटनाओं पर जमियत उलेमा ए हिंद की चिंता, सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी। हर की पड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी, नोटिस बोर्ड लगाए गए। सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगे 10 करोड़। गणतंत्र दिवस पर से पहले आतंकियों के निशाने पर दिल्ली इंटेलिजेंस अलर्ट। पंजाब के 6 जिलों में घना कोहरा, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी। झारखंड में ठंड का असर बरकरार, शीतलहर की चेतावनी। एमपी में शहडोल जिला सबसे तापमान शून्य के नीचे। इंडिगो पर 22.20 करोड़ का जुर्माना, डीजीसीए की कार्रवाई। बहरहाल आप देख रहे थे हमारा विशेष रूप से हमारा खबर, जो कि राष्ट्रीय खबर थी और प्रादेशिक न्यूज थी। इसमें विशेष रूप से समझा। अब हमारे साथ में 2 इंपॉर्टेंट मेहमान होंगे, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट मेहमान हैं। एक मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक टेलीकॉम गुरु के संस्थापक सदस्यों से एक नीतीश कुमार हमारे साथ में जुड़ेंगे, और दूसरा हमारे साथ में कुमार विपिन सांडिल्य होंगे, जो कि एनालिसिस है, चूंकि पॉलिटिकल एनालिसिस है, यानी जिसको आप कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और तीसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर, जो कि आज डॉक्टर विकास कुमार होंगे, जो कि पेशे से ही डॉक्टर हैं। और जाहिर सी बात है, आज का जो मुद्दा है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं देखने के बाद में मन हताहत होता है, इसी को लेकर के आज हमने एक जो विशेष रूप से मुद्दा रखा है, उस मुद्दा का नाम है आज बच्चों में बढ़ता बाइक का क्रेज और असमय मौत का काल में धकेलता युवाओं को। उसी पर विशेष रूप से हमारी चर्चा होगी, और उस चर्चा में हमारे साथ में कुमार विपिन सांडिल्य होंगे, नीतीश कुमार होंगे और डॉक्टर विकास कुमार होंगे। विकास कुमार थोड़ी देर में वो कांटेक्ट होगी उनसे। तो नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे युवाओं के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाइक के क्रेज की। आज की तेजी से बढ़ रहा है, असमय मौत का कारण बन रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट पैनल, जो इस मुद्दे पर अपनी राय देंगे। लेकिन पहले आइए जानते हैं, आखिर क्यों आज की युवा बाइक के पीछे इतने पागल हो रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक फैशन है या कुछ और? तो हमारे साथ में नीतीश कुमार जी। नीतीश बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने का अवसर मिला आपके साथ। जो आप स्वास्थ्य के लेकर चिंतित हैं, युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य, रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना उनको बोलिए, उसको लेकर आप बहुत चिंतित हैं। आपने टॉपिक रखा है बहुत अच्छा युवाओं के लिए, और जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं आए दिन होते रहता है। मैं आपके टीवी सोशल मीडिया के जरिए तो हम नहीं बोलना चाहते, हमें भी बहुत आहत है। एक हमारे मित्र स्वाद के, आपको याद होगा, जो हाल ही मुलाकात रोड रेड करके और उनको पड़ गया। बहुत अच्छा मत का इसमती, या कहिए कि यदि हेलमेट पहने हुए रहता है तो बच सकता था। हमारे किसी घर का चिराग बुझ जाना बहुत ही अत्यंत दुखद, उसको हम क्या दर्द बॉय कर सकते हैं, पीड़ा जाहिर कर सकते हैं, कहना मुश्किल है। आज के डेट में जितने भी युवा हैं, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
न रोड पर चलने का डर, न उन्हें अनुशासन का पाठ है कि किस तरह से चलना है, कितना स्पीड में चलना है, हेलमेट लगा कर चलना है, अपनी साइड की ओर चलना है। यही सब लेकर आपने बहुत अच्छा गंभीर रखा। आज के युवाओं को सोचना चाहिए कि जान रहेगा तो जहान रहेगा। यदि आपकी जान का कीमत और पैसा में नहीं, यदि जान बहुत दौलत सब चीज कमा सकते हैं, अगर जान को बचाना होगा, प्रशासन का जो गाइडलाइन है, जो सड़क का गाइडलाइन है, उसको आप फॉलो कीजिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। जी विपिन कुमार सांडिल साहब, जी सर। कैसे देखते हैं इस प्रकार की घटनाओं को देख करके, कैसा फील करते हैं आप? क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं दुर्घटनाएं हैं निरंतर रूप से होती आ रही है, विशेष जी रूप से हंटरगंज से चतरा की ओर जब आप गुजरते हैं तो इस तरह की घटनाएं जो है रेगुलर बेसिस पे हो रही है। अभी रिसेंटली जो कि नीतीश कुमार बता रहे थे कि चूंकि जी। हम सभी हंटरगंज से बिलोंग करते हैं और हंटरगंज में ही इसी ब्लॉक में एक गांव है सुहाद, और सुहाद में रिसेंटली इस प्रकार की घटना, रोशन सिन्हा के छोटे भाई जो कि राजा बाबू नाम था, बहुत ही जी। काबिल व्यक्ति थे, इसके साथ साथ में काफी स्मार्ट थे, है ना, युवा थे। लेकिन वो चूंकि अब सामने वाले की गलती कह लीजिए कि भाई दोनों के बीच में एक टक्कर होता है और बाइक ऐसा दुर्घटना होता है कि ये स्पॉट डेथ करते हैं। जी। एक बहुत बड़ा मर्माहत, चूंकि एक युवा, एक जब माँ जो है अपने बच्चों को, पिता 22 वर्ष 24 वर्ष 25 वर्ष तक के उसको बना करके खड़ा करते हैं, जी। मतलब बनाकर खड़ा करने का सेंस तो आप समझ ही रहे हैं कि मतलब कि उसको जन्म दिया, पाला पोषा, है ना, उतना बड़ा शरीर का निर्माण कर दिया, तो इसमें माता पिता का अहम रोल होता है। उनके जी। बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सोचिए उस माता पिता के साथ में क्या गुजरी होगी। क्यों जी। नहीं आज के बच्चे जो है से इस प्रकार की चीजों को समझ पा रहे हैं कि जो युवाओं के बीच में जो बाइक का जो क्रेज बढ़ा है और असमय जो है मौत की गाल में जो धकेले जा रहे हैं, इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या समझते हैं? और इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? जी बताएं। इस पर पत्रकार बंधु, सबसे पहले हम नशा को ले लेते हैं कि नशा है क्या। नशा का हिंदी का दो अक्षर है, न और तलाबिसा पर पाई। अगर तलाबिसा का जो आकार है उसको उठा के ना पर रख दे तो नशा में ही छिपा हुआ है उसका राज। नाश नाथ। होता है, नाश हो गया। हम्म। और ना हम्म। पर के पाए उठा के जो है से तलाबिसा पर रख दीजिए तो हो गया नशा। तो बिल्कुल। नशा, नशा हमेशा सर नाश की ओर ले जाएगा आपको। एक बहुत अच्छे राइटर का लिखा हुआ है कि नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा मिलेगा नहीं खाने को। इन नशा के बारे में एक कवि का स्लोगन था जो हम आपको बताए। नशा अभी हंटरगंज प्रक्षेत्र का अगर हम उठा के देखें तो हंटरगंज में शराब तो खैर है, ये है शराब तो सरकार दुकान ही खोली हुई है। इसके अलावे महुआ का शराब है, इसके अलावे चावल से बनने वाला माड़ी का व्यवस्था है। क्योंकि हमारे यहाँ दारू पर तो प्रतिबंध है नहीं, तो दारू की व्यवस्था ही है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है चतरा जिले में अफीम की खेती होती थी, जिसको पुलिस ने कई बार नष्ट भी किया। नष्ट करने के बावजूद भी अफीम हुआ। डोडा, डोडा है, अफीम है। अफीम से थोड़ा ऊपर बढ़िए तो हीरोइन है, हीरोइन से थोड़ा ऊपर बढ़िए तो चरस है। ये तमाम हंटरगंज में नशा आपका मौजूद है, विधिवत दुकान में उपलब्ध है। यहाँ तक कि गांजा का जो अथी है सर, गांजा जो है वो हर मतलब हर जगह आपका हंटर में उपलब्ध है। सिगरेट में भर के 20 रुपया या 30 रुपया में बेचा जाता है एक सिगरेट को। तो ये नशा कहता है कि एक बार तुम मुझे लगा के तो देखो, तुमको हम आत्मसात कर लेंगे। तो यहाँ पर युवाओं का जो लत है, कई बार हम गुमटी पर कहीं इर्द गिर्द खड़े रहते हैं तो जो हमें पहचानते हैं वो लिहाज से नहीं जा पाते हैं वहां पर सिगरेट लेने के लिए। गांजा का पुड़िया उपलब्ध है दुकान में, बाजार में, तो उसका सौदागर घूम अच्छा, रहे हैं। बिल्कुल। एक सेकंड तो मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा कि विपिन जी, आपने कहा कि कुछ दुकानों में इस प्रकार की चीजों को देखा जाता है, राइट? आपने कहा कि यहाँ अगर आप सिगरेट लेने जाएंगे, फिलहाल जो सिगरेट पीते हैं, मुझे तो इसकी आइडिया नहीं है कि कितनी कौन कौन सी ब्रांड होती है सिगरेट का। बहरहाल मुद्दा ये है कि
कि क्या उन मतलब आपका गुमटी जिसको आप कह ले या दुकान कह ले, उस दुकान में जाने के बाद में यदि आप सिगरेट और सिगरेट में गांजा भरकर को जो दिया जाता है, तो इस प्रकार के अगर धंधे हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेवार आखिर कौन है? जो आपने दो चीजें आपने कहा कि नशा नशा जो है नाश का कारण बनता है, नाश ही नशा का कारण बनता है, जी राइट सर? यानी जी कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया नशा को, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको व्याख्या किया है। नशा यानी कि जी शाक के बाद में भी आ लगा हुआ है, तब जी जाकर के एक जो वर्ड है सा बना, और जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो उससे निर्माण हुआ नशा, राइट? तो जी नशा और नाश दोनों एक ही रूपांतर है, एक दूसरे का जी जी पूरक है, जिसको आप हाँ कह लें। तो क्या इस प्रकार के अगर नशा में और इस प्रकार से युवाओं को नाश करने में जो लोग भी संलिप्त हो, चाहे वो अवैध रूप से महुआ दारू का धंधा कर रहे हो, या हम्म अवैध रूप से डोडा की सप्लाई कर रहे हो, अवैध रूप से अफीम को सप्लाई कर रहे हैं, या हम्म अवैध रूप से अन्य मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, या जी लोग एक दूसरे तक अप्रोच करके पहुंचा रहे हैं, तो जी उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जैसा अब कि चूंकि अभी हम लोग बहुत ज्यादा, चूंकि विषय ही वही है, विषयांतर तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, नहीं क्योंकि नहीं नहीं हमारा जो नहीं विषय है वही है कि आज बच्चों में बढ़ता बाइक का जो क्रेज है और असमय मौत का गाल में धकेलता युवाओं को, राइट? तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, जी यानी क्रेज वह भी है, क्रेज दोनों है। बहरहाल चलिए बताएं सर। अभी अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो सिगरेट में आपका गांजा सिगरेट का मसाला गिरा दिया जाता है और उसमें हम्म गांजा को भरा जाता है दिन भर। हम्म दुकानदार लोग उसमें गांजा सीख से ठूस ठूस के भरते हैं और उस सिगरेट का हम्म मूल्य हो जाता है 5 रुपया का सिगरेट का 30 रुपया। तो ये धंधा हम्म। फल फूल रहा है, यहाँ तक कि आपका अच्छा। विदेशी मुल्क नेपाल का भी गांजा आता है। अब लोग हमसे पूछेंगे कि आप कैसे जानते हैं, तो हम तो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं भाई, हम तो सारा चीज हमको अनुभव मिलते रहता है, तो हम कहीं बोल नहीं पाते हैं क्योंकि मेरा बिजनेस प्रोफेशन ही उस टाइप का है। तो ये धंधा बिल्कुल। चल रहा है सर, शराब हम दुकान खोल के बेच रहे हैं। अफीम अभी आप देखते होंगे कि हमेशा हंटरगंज थाना में या चतरा थाना में या जोरी थाना में कहीं ना कहीं कभी देखते होंगे कि आधा किलो अफीम के साथ सौदागर गिरफ्तार हो गया, कभी देखते होंगे कि हम्म 50 ग्राम 100 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार हो गया, कभी देखते होंगे कि 2 नंबर दारू हरियाणा का दारू जो डुप्लीकेट दारू है, कई तो मिनी फैक्ट्रियां चलती है हंटरगंज में सर डुप्लीकेट दारू के। तो हम्म जिन्हें दारू पीने का लत है, कई मिनी फैक्ट्रियां को पुलिस उठा के भी लाई है, अभी भी कई मिनी फैक्ट्रियां। तो जो 2 नंबर दारू है वो कंप्लीट आपको शरीर के लिए हानिकारक है सर। अगर आप उसको सेवन करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिट उसमें मिलाया हुआ है और उसमें और केमिकल मिला के लोकल दारू तैयार किया जाता है। और जान लीजिए सौदागर लोग के पास कितना व्यवस्था है, सारा बोतल खाली आता है और सबका अथी बना हुआ आता है, मतलब उसका जो ऊपर वाला होता है लेबल वो बना हुआ आता है। आपको मैक डेवल चाहिए तो उसका लेबल चिपक जाएगा बोतल पर, सब बोतल में एक ही नंबर 2 नंबर दारू वाला में। तो इससे शारीरिक नुकसान ज्यादा हो रहा है लोगों को और अंदर से अंदर हम्म। खोखला शरीर को कर रहा है। अब इसके लिए जी जिम्मेवार कौन हो? पहला तो जिम्मेवार हम है, इसलिए कि हम उसका सेवन करने जा रहे हैं। दूसरा जिम्मेवारी क्या है जी। कि जो पहले से दोस्त यार सेवन कर रहे हैं हमारे युवाओं का, उनके संपर्क में जाते हैं तो अगर आप नहीं पीते हैं तो आपका स्टैंडर्ड नीचे है। जैसे आज के डेट में अगर आप मोबाइल नहीं रखे हुए हैं तो आपको लोग हीन दृष्टि से देखेगा, जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं सर कि मोबाइल का परिवार तोड़ने में 100% में 90% हाथ है मोबाइल का परिवार को तोड़ने में, रिश्ता को तोड़ने में। ठीक है, तो जो दोस्त यार है हमारे साथ है नशा करते हैं, अगर हम उनके साथ जुड़ गए या किसी बहाने संपर्क हो गया या वो संपर्क करने के लिए व्याकुल है तो कहेंगे कि अरे यार तुम तो पीता ही नहीं है, तुमसे दोस्ती ये करना बेकार है। ऐसे एक बार चीख के तो देखो, कुछ नहीं होगा, एक बार चीख के देखो। पहले लोग सर हम लोग ठेपी से पिलाते हैं, फिर सीसी से पिलाते हैं, फिर बोतल से पिलाते हैं, फिर एक दिन वो अपने ड्राम से पीना शुरू कर देता। नशा तो कहता है ना कि तुम पहले हमको साट के तो देखो, तुमको तो हम ऐसा साट लेंगे कि छोड़ेंगे नहीं। तो ये कारण है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारे यहाँ जो दोस्त यार हैं उनसे हमारे युवाओं को थोड़ा सा परहेज करना होगा। जैसे हम दावे के साथ कहते हैं कि अभी हम मांस नहीं खाते हैं,
तो मांस नहीं खाते हैं। तो लोग जो मांस खाते हैं वो हमको अलग दृष्टि से देखते हैं। तो हम मांसाहारियों के बीच में हम बैठते तो जरूर है, तो बैठते तो हम मांस नहीं खाते हैं तो कोई हमको जबरदस्ती कहाँ खिला रहा है। हम दारू पीने वाले बिल्कुल के नहीं। साथ बैठते तो जरूर है, हम नहीं पीते हैं तो कहाँ पिला रहा। तो इसके कहाँ लिए पिला रहा। सेल्फ जागरूकता अंदर आना चाहिए। और नशा हम्म। पान जहां तक बात है बिक्री का सर, तो प्रशासन की सारी जानकारी में बिक रही है। ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं जानते कि कहाँ गांजा कहाँ सिगरेट, सब जान रही है। ऐसा ऐसा नहीं कि प्रशासन की किसी चीज की भनक नहीं है, सारी चीज की भनक है। लेकिन अभी संसार में रूप और रुपया, अभी संसार दो ही चीज से चल रहा है सर। रुपया में से या हटा दीजिए तो रूप बचा, और रूप में या लगा दीजिए तो रुपया बचा। अगर रूप और रुपया है तो संसार बेधड़क जो है से चल रहा है। तो यहाँ पर रुपया एक ऐसा चीज है, मतलब हम सारे लोगों को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रुपया का ऐसा विषय है कि बड़े बड़े मतलब लोगों का नियत खराब कर देता है। रूप ऐसा विषय है कि जो नियत खराब कर देता है सर। और हम धीरे धीरे उसमें संलिप्त हो जाते हैं कि आप जो है से करिए ना, हमको इतना मंथली पहुंचाते जाइएगा, बाकी होगा से हम समझ लेंगे। तो इस टाइप से बिल्कुल। युवाओं बढ़ रहा है। मैं और मैं थोड़ा, चूंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट कुछ एनालिसिस किया हूँ विपिन सर, जी कि जो अभी आपने कहा कि डी दारू बनता है, डुप्लीकेट दारू की आपने बात की, कि जो कि डुप्लीकेट दारू जो कि हमारे बॉडी के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, खतरनाक होता है, वैसे में जान भी जा सकती है। जी तो चलिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा था उसके बारे में, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में थोड़ा उसको मैं शेयर करूं। देखिए इसमें होता क्या है कि एक तो कच्चे माल की इसमें खरीद होती है, जिसमें आपका सर डुप्लीकेट दारू बनाने वाले लोग अक्सर जो है वो निम्न क्वालिटी का जो चीजें हैं उसमें उसको मिक्सअप करते हैं, उसको मिलाते हैं। इसमें होता क्या है सर कि अ, इसमें मेथनॉल होता है, राइट सर, और एथेनॉल होता है, और अन्य रसायनों को मिलाकर के इसको बनाया जाता है। और उसके साथ साथ में कच्चे माल को एक बड़े टैंक्स में मिक्स किया जाता है, जिसमें पानी, कलर और उसके बाद में फ्लेवर उसका मिलाया जाता है, राइट। उसके बाद में फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है, यानी मिक्स किए गए आपका जो जो केमिकल है, जो तरल है ना, उसको उसको क्या कहता है, फिल्टर किया जाता है ताकि वह साफ और ट्रांसपेरेंट दिखे। उसके बाद में उसको सर पैकेजिंग होता है, बोतलिंग होता है उसका, राइट। यानी कि फिल्टर किए गए तरल को बोतल में उसको क्या भर दिया जाता है, और जिन्हें अक्सर उन्हें ब्रांड की बोतलों की तरह दिखाने के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी कि उसको हूबहू जो है सर, उसको उसी प्रकार से उसको उतारने की कोशिश की जाती है, जैसे कुछ जो सर मतलब बड़े ब्रांड के जो दारू होता है ना, वो अब तो मुझे इसकी विशेष रूप से जानकारी नहीं है। बहरहाल आप बता सकते हैं कौन कौन सा होता है, कुछ याद है सर, कौन कौन सा बोतलें होती है, वो बड़ा ब्रांड कौन कौन सा होता है? अभी तो बहुत सा बोतल है, जैसे मैकडेवल हो गया, अच्छा इंपेरियम ब्लू हो गया, और जी, बड़ी सब महंगा महंगा शराब है जो 12,000 13,000 में बोतल आता है। राइट। तो बिल्कुल सर, एक उसी की तरह जो है ना, उसी की तरह उसकी पैकेजिंग होती है, उसी की तरह से उसकी लेबलिंग की जाती है, राइट। तो उसमें उसी का हूबहू ब्रांड जो है ना उसको उकेरा जाता है, और उस पर उसका लिखा जाता है कि भैया ये, जैसे आपने कहा ना कि मैकडोनल्ड, क्या बोला सर, एक बार फिर से बोलिएगा। मैकडेवल हो गया, इंपेरियम ब्लू हो गया, मैकडोवेल, सिग्नेचर हो गया। इंपेरियम ब्लू, आज सिग्नेचर वगैरह, तो उसी तरीके से उसको लिखा जाता है। उसके बाद फिर उसी प्रकार से उसकी पैकेजिंग होती है, राइट। और उसके बाद उन्हें बाजार में फिर बेचने के लिए उतारा जाता है। तो समझ लीजिए दोस्तों कि कहने का अर्थ ये है कि हमें उन चीजों से परहेज करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के अगर जो कुकर्म में संलिप्त भी लोग होते हैं वो ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड, है ना। एंड हमें इन चीजों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज कि ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहरहाल इस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ नीतीश कुमार भी है। नीतीश जी, नीतीश कुमार, नीतीश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए जी विपिन सर बताएं। ही इज अनेबल टू हाँ, कांटेक्ट विथ मी। हाँ और ये तो मिनी शराब फैक्ट्री के साथ साथ बाहर से भी आपका नकली शराब आ रहा है ना, जी, बाहर से भी आ रहा है। हरियाणा पंजाब से डायरेक्ट एकदम सेटिंग के तहत ट्रक के ट्रक हिलता है।
यहाँ पर हिलता है और उसका मार्केटिंग हो रहा है। हंटरगंज में उसका हब बना हुआ और गोले उसका मार्केटिंग होता है हंटरगंज से। हंटरगंज में मार्केटिंग होता है, हंटरगंज से फिर वो बिहार पास हो जाता है बाउंड्री के बाहर, और ट्रक जो आता है सीधे हंटरगंज के आसपास एरिया में, जोरी के आसपास एरिया में, चतरा का आसपास एरिया में खाली होता है। और वो शराब जो है से, और जो उसका सेवन करते हैं, आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक नुकसान हो रहा है। कम उम्र में लीवर हार्ट सब डैमेज हो जा रहा है, और उसको माता पिता खेत जमीन बेच के भी नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि लीवर ये सब जो डैमेज होता है, या किडनी डैमेज होता है, या हार्ट डैमेज होता है, तो उसको बचाने के लिए बहुत बड़ी राशि चाहिए। तो माता पिता कहीं ना कहीं नशा के चलते उनका घर परिवार जो है से बर्बाद हो रहा है। और नशा पर काबू करने के लिए युवाओं को खुद आत्म संकल्प लेना होगा, अपना संकल्प खुद लेना होगा कि हमें जो है नशा पर कंट्रोल करना है, नशा से दूर रहना है, नशा के साथ नहीं जाना है। नशा करने वाले लोगों के साथ तो रहना है, लेकिन उनका बात का अनुसरण नहीं करना। हो सके तो उनसे दूरी बना लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं सिकंदर जी। तो और ये जो नशा पान करके जो हाई स्पीड गाड़ियां आ गई है, जैसे अपाची गाड़ी, पल्सर गाड़ी, सब जो है हाई स्पीड गाड़ी, एक से एक गाड़ी हाई स्पीड कायल है, जो आपको 140, 130, 180 का स्पीड में गाड़ी चलती है। बाइक की मैं बात कर रहा हूँ। और जब हाई स्पीड गाड़ी चलती है तो जहां कंट्रोल करना चाहिए वहां युवाओं से कंट्रोल नहीं हो पाता है। पहला कि वो तो नशा से खोखला हो चुके हैं, उनका हाथ गोड़ दोनों थर थर रहा है। दूसरा, हाई स्पीड गाड़ी को एट ए टाइम कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि डिस्क ब्रेक है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए और डिस्क ब्रेक आगे वाला ले लिया तो उठा के आपको फेंक देगा पीछे से। बिल्कुल, बहुत सी चीजें हैं। बिल्कुल सर। तो एक और हमारे साथ में, बिल्कुल सर, विपिन सर, एक और इम्पोर्टेंट मेंबर जो कि हमारे पैनल में डॉक्टर विकास कुमार भी जुड़े हैं, डॉक्टर विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास शर्मा जी, नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज का जो मेरा मुद्दा है, यानी कि आज बच्चों में बढ़ता बाइक का क्रेज और असमय मौत का गाल में धकेलता युवाओं का, विशेष रूप से आज हमारा जो मुद्दा है यही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो, चूंकि इसको हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, हमारे साथ पैनल में 2-3 मेहमान चूंकि ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि आप खुद ही डॉक्टर हैं और इन चीजों को आप देखते हैं, तो ये जो युवा है, और क्या जो आज के जो युवा हैं बाइक को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, वे अपने दोस्तों के बीच अपनी बाइक को दिखाकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन यह क्रेज जो है कितना खतरनाक साबित हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी हम सुन रहे थे हमारे गार्जियन स्वरूप विपिन सर जी गोदवार जी, अभी बहुत बड़ी बात बोल रहे थे, मतलब कि जो शराब पीकर गाड़ी चलाना, अभी के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, शराब पी के चलाने के बाद क्या होता है ना, लोग गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता ही है। वो तब तक ठीक रहता है जब तक आप सही हैं। यदि आपके अचानक कोई भी, मतलब चाहे टर्निंग आ जाए, या फिर कोई गाड़ी आ जाए, या फिर कोई व्यक्ति सामने आ जाए, तो वैसे कंडीशन में वो व्यक्ति गाड़ी को संभाल नहीं पाता है, और इसी का वजह से वो एक्सीडेंट करता है। और अधिकतर आप देखे होंगे एक्सीडेंट जितने भी होती है, अधिकतर कम उम्र के लड़का लोग, और जिसमें अल्कोहल के मात्रा पाया हो। जी बिल्कुल। तो इसको, मतलब इसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है, इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, इस तरह की चीजों को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये हमारे ही बच्चे होते हैं, अपने ही बच्चे होते हैं, अपने ही भाई होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि इस प्रकार की दुर्घटना को हम लोग रोक सकते हैं? बहरहाल डॉक्टर साहब, आपको याद होगा, चूंकि आप ही की बगल में, क्योंकि राजा बाबू का जो दुर्घटना हुआ और उस दुर्घटना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई बाइक दुर्घटना में, तो काफी युवा थे। और इस प्रकार की घटनाएं जो है हमारे आसपास पड़ोस में अक्सर सुनने को मिलता है। तो ये जो हम लोगों ने सर एक जो प्रोग्राम बनाया है, जन का सुनो और मन का सुनो, चूंकि मेरा था पहले मन का सुनो, बाद में विपिन सर ने कहा कि सर इसमें एक और चीज को ऐड कर दिया जाए, यानी जन का भी सुनना है। तो ऐसे में उनकी बातों को मैंने प्राथमिकता देते हुए जन का सुनो और मन का सुनो इस प्रोग्राम का नाम रखा है।
तो जी इसमें सर। मैं वही आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार की जो क्रेज है, इस प्रकार की जो चीजें हैं और इस प्रकार की घटनाएं और दुर्घटनाएं अक्सर हमें सुनने को मिलता है। और मैं सर अक्सर हॉस्पिटल में जाता हूँ, इस प्रकार की घटनाओं को मैं वहां से खबरों को लेता हूं और उस चीज को सर्कुलेट करता हूं, तो मैं देख करके खुद जी व्यथित होता हूं। तो वैसे में एक डॉक्टर होने के नाते आप उन जी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप जी उनके गार्जियन को और उन युवाओं को क्या सजेस्ट करेंगे? सर, सबसे पहले सर हम भी एक हमारे हमारे भी बच्चे हैं, हम भी किसी का बच्चे हैं। हम वैसे पेरेंट्स को, सभी पेरेंट्स को हम मतलब अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चे को, कम उम्र के बच्चे को, और जो यह बच्चा पूर्ण रूप से गाड़ी बाइक चलाना नहीं जानता हो या फिर लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, वैसे बच्चे को गाड़ी ना दे। यदि वैसे बच्चे को आप गाड़ी देते हैं तो उसको समझाएं कि कृपया शराब पीकर मतलब गाड़ी ना चलाएं। और उसके अलावा प्रशासन की भी सर, हमारे प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा। जहां जैसे जो जांच होनी चाहिए, अभी आप ट्रैक्टर के पीछे भाग रहे हैं, आप हाईवा के पीछे भाग रहे हैं, आप कम कम से कम एक ही घंटा समय निकालकर कुछ ऐसे लोग के पास समय दीजिए, जैसे है कि आप बाइक रोक कर चेक कीजिए कि लड़का कितना बड़ा उसका उम्र है, वो लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं। और बच्चे वैसे को, जब कम उम्र का लड़का है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, आप उस गाड़ी को पकड़िए, चालान थाना पुलिस बाद में, आप उसके पेरेंट्स को बुला के पनिशमेंट दीजिए। शायद इसके वजह से हो सके कि किसी पेरेंट्स को समझ में आए कि हमारा बच्चा गलती कर रहा है, इसके चलते हमको थाना में जाना पड़ा, हमको पनिशमेंट हुआ, हमको चालान कटा। बच्चा को ना देकर पेरेंट्स को परेशानी हो, कि तो पेरेंट्स को समझ में आए कि हमको बच्चा को गाड़ी देना है कि ये नहीं देना है। बिल्कुल, एक एक बड़ा ही सुंदर पहल हुआ था डॉक्टर साहब, जी चूंकि मैंने देखा था थाना दिवस का, ठीक है। और फिलहाल अभी जी थाना दिवस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं वो कॉन्सेप्ट एसपी साहब या थानेदार साहब ने क्यों उसको शायद क्लोज कर रखा है, क्योंकि उस प्रकार की चीजें नहीं दिख रही। थाना दिवस का दरअसल उद्देश्य ही वही था कि कुछ अच्छा करना, डू समथिंग बेटर फ्रॉम अदर्स, राइट। जी बहुत सारे जो जी सर। इंसिडेंट हो रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे मतलब आसपास में जो घटनाएं दुर्घटनाएं जो घटित हो रही है, उसमें थाना दिवस में यही था कि उन घटनाओं को निष्पादित करना, उस घटनाओं को समझाना और उसको एक अच्छे तरीके से और समाज को एक अच्छा सा मैसेज देना। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मतलब बीच में एक प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। जी शायद इस चीज को लोगों ने रोक रखा है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम बन रही है। कैसे देखते हैं जी आप इसको, या फिर इसमें सर। क्या करना चाहिए? इसमें सर कुछ ये जो हम, बड़ा बाबू को सजेस्ट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, देखिए हमारे थाना बड़ा बहुत अच्छे हैं प्रभात कुमार, जब से मतलब कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव सब तो मिलता ही है सुनने का। बट यदि देखा जाए ना सर, जो जैसे हमारे प्रशासन कहीं ना कहीं टीम लगाती है चेकअप के लिए, गाड़ी चेकअप होती है ना, चेक कहीं चल रहा है लाइसेंस जांच, तो कभी कुछ वैसे में आप जो कम उम्र का लड़का है सर, जो कम उम्र का लड़का जो बाइक लेके जा रहा है, वैसे को आप रोकिए, पकड़िए, आप उसको पेरेंट्स को बुलाइए, चालान काट के तो भेज दीजिएगा। कभी ना कभी सर वो उसको चालान कटा लेगा, पैसा लड़का लोग के भी पास रहता है, गार्जियन को पता नहीं चल पाता है। जब तक गार्जियन तक इस बात को नहीं जाएगा, तब तक गार्जियन को भी समझ में नहीं आएगा सर। बिल्कुल आपने सही कहा है, और मुझे लगता है डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को जरूर मैं थानाध्यक्ष महोदय से एक बार बात करूंगा और उसमें आपकी बात को जरूर कहूंगा कि डॉक्टर विकास कुमार का कहना है कि सर, यदि आप वैसे बच्चे को जो कि मान लीजिए कि बिलो 18 है, जिनके पास में कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और चलाने की क्षमता नहीं है, उसको आप पकड़िए और पकड़ने के बाद में साथ में उसके गार्जियन को कॉल कीजिए, गार्जियन को बुलाइए, ठीक है। उस पर कुछ सजा नहीं होना चाहिए, उसको सजा मत दीजिए, लेकिन हाँ उसको मतलब अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। जरूरी। उसके साथ में उनके गार्जियन को कड़ा निर्देश देना है और जी मीडिया भी सामने हो, ताकि आपकी बातों को सर्कुलेट कर सके और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति समझ सके कि भाई, यदि हम अब बिलो 18 है और उसके बाद में हम बाइक चलाते हैं, तो निश्चित रूप से पर हम पे एक अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। अच्छा, बहरहाल एक और इम्पोर्टेंट आपसे सवाल है डॉक्टर जी साहब कि जी मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, जी राइट, और जी चूंकि हम सब चूंकि इस सेक्टर में है नहीं, हमें तो पता नहीं, एबीसी नहीं मालूम है इसके बारे में, तो वैसे में हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए?
यदि व्यक्ति जो है दुर्घटना में घायल हो चुका है और दूर दूर तक हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ना तो एम्बुलेंस दिख रहा है, ना ही आसपास में लोग दिख रहे हैं, तो वैसे में हमें प्राथमिक तौर पर उसका क्या इलाज करना है ताकि उसका जान जो है वो बच सके? सर सबसे पहले तो पेशेंट जो जो एक्सीडेंट किया हुआ जो रहेगा, पहले उसको गौर से पहले उसको सबसे पहले देखना है सर उसको कंडीशन क्या है। यदि पेशेंट यदि गिरा हुआ जो एक्सीडेंट व्यक्ति है, यदि बातचीत अच्छा कर रहा है और यदि उसको हाथ से ब्लड गिर रहा है, पैर से ब्लड गिरा है, कट छट गया है, पैर हाथ टूट गया है, तो वैसे कंडीशन में सर आप कोई कपड़ा से कोई जो तत्काल कुछ नहीं मिल पा रहा हो जहां से कि ब्लड लॉस ना हो, वो कपड़ा से उसको बांध दें कि ब्लडिंग ना हो। ऐसे कंडीशन में तब तक का अपना कोई ना कोई विकल्प किया जाए, किसी की गाड़ी मंगाया जाए, ऑटो हो गया, टोटो हो गया, किसी न किसी माध्यम से उसको अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक उसको पहुंचाया जाए। यदि कोई गिरा हुआ युवक सेंसलेस है, बेहोश पड़ा है, यदि बेहोश पड़ा हुआ है सर, तो वैसा कंडीशन में उसको देखना है कि सांस वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि सांस चल रहा है तो कोशिश करें उसको मुंह पर पानी छींटने का, थोड़ा सा सीना उना पे हल्का मसाज वगैरह करके देख रहे हैं कि पेशेंट का मूवमेंट है, तो तुरंत उसको सर आप किसी अस्पताल में पहुंचाएं, चाहे कोई प्राइवेट अस्पताल हो या फिर स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो। हेड इंजरी है सर, हेड उसके तो वो सबसे पहले यदि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो आप उसको ब्लड रोकने का काम करिए, चाहिए किसी कपड़ा से उसी का शर्ट फाड़ कर उसी को बांध दीजिए, उसको ब्लड लॉस ना हो। जी बिल्कुल। और अच्छा, ये जो आपने कहा ठीक है, और कुछ लोग अभी अक्सर डरते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गया और वो पुलिस केस को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि भाई पता नहीं अगर हम वहां गए, हम पे जो है पुलिस क्या एक्शन लेगी या किस प्रकार के हमसे ट्रीट करेगी। तो वैसे में जो व्यक्ति डरते हैं उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर इसमें डरने का कोई बात नहीं है सर, इस सब देखिए डरने का कारण हो गया सर कि कहीं कहीं कुछ लोग पहुंचाया, प्रशासन उसी को परेशान करने लगा, परिजन उसी को परेशान करने लगा, यही वजह से लोग पीछे हट जाते हैं। और इसी का वजह से है सर कि बहुत लोग गिरा हुआ इंसान, एक्सीडेंटल पर्सन को ब्लड लॉस हो जाता है, कोई उठा नहीं पाता, सोचते विचारते आधा एक घंटा समय निकल जाता है। तो इसके लिए प्रशासन को भी मतलब जोर शोर से इसके बारे में लोगों को मतलब जागरूक करना चाहिए कि कहीं भी एक्सीडेंट किया हुआ व्यक्ति मिले, आप बेहिचक उसको सदर अस्पताल कोई क्लिनिक में पहुंचाइए, आपसे कोई पूछताछ करने की अवस्था मतलब आप पे कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है ये मेरे को बताइए कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो उस दुर्घटना में घायल हो गया, राइट सर? अब घायल होने के बाद में हम उस चीज को मतलब कैसे पता करें कि व्यक्ति जो है ये मतलब उसका सेंसलेस हो चुका है या फिर अभी सेंस में है, राइट, या डेथ कर चुका है? ये तीन चीज को थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए हमारे ऑडियंस को। यदि अननोन पर्सन है सर, जिसको मेडिकल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यदि सेंसलेस है सर, तो आप उसको अपना कान उसको सीना पे लगाइए, पेट के पास रखिए और उसमें आपको आवाज ध्वनि सुनाई देगी सर, हल्का हल्का। यदि हार्ट बीट चल रहा है, कोई बोल चाल नहीं कर रहा है, तो समझिए हमारे मरीज बेहोश पड़ा हुआ है। यदि आप नब्ज नहीं देख सकते हैं, नाड़ी नहीं देख सकते हैं, तो आप अपना कान को उसको हार्ट के पास हटाकर आप देख सकते हैं। जी ठीक है सर। और दूसरा क्या? दूसरा सर सबसे आसान यही है सर, बाकी नब्ज है, आप फेमरल देख सकते हैं, आर्टरी वेन है गर्दन के पास, वहां हाथ लगा के देख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए सर, जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि उसका इसमें ब्रेन में चोट लग गया है या सर में चोट लग गया है, तो हमारे पास में कुछ ना हो तो फिर क्या डायरेक्टली उसके सर को बांध दिया जाए कपड़ा से या फिर और कुछ कारण उपाय किया जाए? देखिए सर, जहां से भी ब्लडिंग लॉस है सर, तत्काल आप उसको बांधने का ही कोशिश करें सर, क्योंकि हम कोई भी बिना कोई जांच का, बिना सीटी का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है सर कि उसको हेड इंजरी इंटरनल हुआ है कि सिर्फ ऊपर से माथा फटा है। यदि ऊपर से माथा फटा है सर तो सिर्फ ब्लीडिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि माथा फट के बेहोश पड़ा हुआ है तो इंटरनल हेड इंजरी हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में भी हमको ब्लड को रोकने का काम करना है।
और बाकी विशेष तो सर बिल्कुल। अस्पताल जाने के बाद, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि कंडीशन क्या है। लेकिन कोई भी एक्सीडेंटल केस का जहां से भी ब्लडिंग होता है, वो ब्लड लॉस ना होने दे, ब्लड रोकने का सबसे पहले काम करें। और कहीं ना कहीं निकट जहां भी कोई क्लिनिक छोटी या बड़ी या फिर सदर अस्पताल हो, आप वहां पहुंचाने का कष्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जी एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, और जी मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जानना चाहता है, क्योंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट किया, तो वो एक्सीडेंट के बाद में उसकी मतलब इंजरी होने के बाद में, चाहे हेड जी इंजरी हो या और कोई इंजरी हो सकती है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि वो काफी इंजरी बहुत ज्यादा हो गया, तो वो डेथ कितने देर में हो जाता है, कितना टाइम कितना लगता है देरी में उसको? डेथ होने उसकी का? मतलब डेथ हो जाती है, हाँ डेथ होने की, हाँ चांसेस रहता है। देखिए सर, वो एक्सीडेंट यदि हो गई सर, यदि उसको तुरंत ब्रेन में हाँ। चोट लग गया भयानक, तो सर वो 5 मिनट के अंदर में भी उसका हार्ट चौक कर सकता है सर। ब्रेन काम करना बंद कर देगा, तो धीरे धीरे हम्म। करके वो खुद फ्लोट बन जाता है। वो तो उसका बॉडी पे चोट कितना लगा, कैसा लगा, कहाँ पे लगा, ये मैटर करता है सर। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने जैसे कि थोड़ा सा हम विस्तार में चल रहे हैं, इसलिए कि चूंकि लोग सुनना चाह रहे हैं आपकी बातों को। जैसे राजा बाबू के साथ में जो दुर्घटना हुई, जी और चूंकि आप सर उनके बगल में हैं, सारी चीजों को आपने जाना है, देखा है, तो वो घटना जब उनके साथ में घटा तो वो किस प्रकार से हुआ सर? सर, वो तो हम तो उनको देखने गए भी थे जहाँ एक्सीडेंट हुए थे उस जगह पे। हाँ हाँ। तो वहां से लोगों से पता चला कि आप उधर से वो बाइक से आ रहे थे, इधर से कोई और बाइक से पर्सन जा रहा था, दोनों ने जी। टक्कर हुआ। और टक्कर होने के हम्म। बाद राजा बाबू जब एक्सीडेंट किए, तो उसके बाद वो हेलो। दोबारा उठे ही नहीं। वो अच्छा, जी उनको जी। ब्रेन में चोट लगा, और हमने देखा भी माथा के पीछे मैंने पिछला हिस्सा फटा हुआ था। और अच्छा। वो स्पोर्ट रह गए, वो हिल डोल भी नहीं किए। मैंने गिरने के बाद जो बेहोश हुए ना, वो बेहोश के साथ मतलब वो पूरा का पूरा बेहोश ही रह गए, दोबारा होश अच्छा। हुआ ही नहीं। अच्छा विकास जी, हाँ, बिल्कुल। यदि वो हेलमेट पहनले रहते तो क्या उनका सुधार तो हो सकता था सर? वो हेलमेट पहने हुए थे सर, क्या हेलमेट वो पहने हुए थे? हेलो। बट वो एक्सीडेंट होने के कारण हेलमेट किसी कारण मुंडी से बाहर हो गया। अरे राम, अच्छा बिल्कुल। अच्छा, वो अच्छा अच्छा। हम्म। शायद वो बिल्कुल। फीता नहीं बांध तो रखे होंगे। हो सकता है। बिल्कुल। हाँ विपिन सर, विपिन सर, जी। हेलो। हाँ, हाँ कोई बोलिए। सवाल डॉक्टर साहब से? कोई सवाल डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से सवाल क्या करना है? वो खुद ही एक सवाल है डॉक्टर हम्म। साहब। हम्म। डॉक्टर साहब से सवाल कुछ नहीं करना है, बस यही करना है ना कि डॉक्टर हम्म। साहब जितनी बात बोले कि अगर हम्म। कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर डॉक्टर साहब तक जानकारी मिल जाए तो फौरन ट्रीटमेंट देने का वो प्रयास हम्म। करें। अगर हंटरगंज में कहीं हम्म। उनको जानकारी मिल जाए कि फलना जगह एक्सीडेंट हुआ है, तो एज ए डॉक्टर के नाते, प्रोफेशन के नाते, वो तुरंत जो है जो उनसे बने प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का काम करे डॉक्टर विकास जी। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ सुनिए विपिन सर, वो चीजें जी। नहीं पूछा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कुछ मेडिकली अगर क्वेश्चंस है हाँ डॉक्टर हाँ विकास वही, कुमार हाँ, से, हम देन आ रहे हैं वहीं पर, यू कैन वहीं आस्क पर। हिम, यू कैन आस्क हिम, राइट? हाँ ये तो वहीं करते ही पर हैं, है। क्योंकि इनकी ड्यूटी है, हाँ और ये इस प्रोफेशन में बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो सर ही इज वेरी वेल नोन पर्सन, दैट्स व्हाई ही हैज आइडिया हाउ टू रिएक्ट द रिएक्ट विथ पेशेंट, राइट? बट सर क्वेश्चन अगर है, कोई मेडिकली क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा है, तो सर आप इनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वही वही हम क्वेश्चन करे जा रहे हैं जी जी। कि विकास जी, नशा करने के बाद युवाओं में कौन सा ऐसा चीज है जो संतुलन खो देता है? नशा क्या, कौन सा पार्ट को डिस्टर्ब करता है जिससे वो संतुलन को खो देता है? हेलो, कहाँ से आवाज आ रही है पत्रकार बंधु? हेलो नेटवर्क लगता है इशू, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आज, बहुत नेटवर्क दिक्कत भी कर रहा है। जी। हेलो, आपका जी आवाज आ रहा है विपिन जी? हम पूछे कि नशा करने के बाद युवाओं में कौन सा ऐसा अंग है जो प्रभावित अधिक होता है, जो तुरंत में आपा खो देते हैं, संतुलन खो देते हैं, युवा अग्रेसिव हो जाते हैं? जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, हाँ जी बताएं सर। ये इनका सवाल जो है आपने सुना, इनका कहना ये है कि वो
जब युवा जो है नशा में हो जाता है, यानी कि जब अल्कोहलिक हो जाता है, तो उसमें ऐसा कौन सा उसमें कौन सा ऐसा गुण विद्यमान होता है जिसके कारण व्यक्ति जो है वो चीजों को नहीं समझ सकता है, चीजों को नहीं पकड़ सकता है, और अल्टीमेटली उसी में वो अपने आप को संपूर्ण रूप से। देखिए, शराब लेने के बाद सबसे पहले यदि किसी चीज मतलब उत्तेजित होता है या फिर बदलाव होता है तो मानसिक, आदमी ब्रेन से ही तो प्रॉब्लम होता है। आदमी शराब पीने के बाद अलर बलर बोलना, मतलब कुछ भी बोलना, कुछ भी करना। बिल्कुल नहीं, तो मतलब आपका सर कहना ये है कि डायरेक्टली वो चीजें जो है कंट्रोल करता है ब्रेन, और ब्रेन में ही वो चीजों का मतलब मिक्सअप हो जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति जो है ना वो अपने आप को उत्तेजित हो जाता है और जो मन सो कर देता है। राइट सर? जी बिल्कुल। जी विपिन सर, जी आपने सुना है जो इन्होंने अपनी बातों को रखा डॉक्टर हाँ साहब हाँ, ने? सुन लिए कोई दिक्कत। ठीक जी ठीक, और कुछ बात है तो उन्हीं से रखवा लिया जाए। जी विकास जी, जी सर। आप ये बताने का प्रयास करें कि आज को युवाओं को क्या नहीं करना चाहिए। अपना मैसेज छोड़िए इस चैनल के माध्यम से कि आजकल युवाओं को कहाँ कहाँ परहेज करना है। सबसे पहले सर तो अभी के युवाओं को सर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, सबसे पहला सर। जी कि जो आज का जो मुद्दा रखे हैं सिकंदर सर, एक्सीडेंट पे ही रखे हैं सर। और एक्सीडेंट यदि देखा जाए सर कि जहां भी हमारे पास जितने भी लोग आए हैं एक्सीडेंट करके, हम कुछ ना कुछ परसेंट सर अल्कोहल का मात्रा उसमें हम पाए। तो तब अधिकतर से अधिक पंकज शर्मा के एक्सीडेंट में तो अल्कोहल नहीं था सर। हम कुछ में बोले सर, हम तो सब में तो नहीं बोल रहे हैं ना। वो तो यहाँ पर एक्सीडेंट सर यहाँ पर डॉक्टर साहब होता क्या है ना कि जो हमारे यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर हो, 14 चक्का हो, 10 चक्का हो या 2 चक्का हो, हमारे यहाँ प्रशिक्षित ड्राइवर का अभाव है। प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं है, और अभी सारी गाड़ी डिजिटल आ गई है सर। आप एक बाइक भी ले रहे हैं तो डिजिटल आ गई है, तो उसमें अनुभवहीनता के चलते जो है से ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। क्योंकि अभी जो डिजिटल के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे वो अच्छे कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। अभी जो हाईवा सब आ गया है सब 10 गियर 14 गियर तक आ गया है। अभी जो चालक सर अब जी इन लोग का जितने भी हाईवा का चालक है सर, सबसे कम से कम उम्र के लड़का। हाँ, कम उम्र के है। और एक दिन लोग स्वीकार भी किए यही प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि थोड़ा एजुकेशन उनके पास कम है, और मालिक लोग क्या करते हैं कि कम तनख्वाह के चलते जो है से कम पढ़े लिखे ड्राइवर को गाड़ी पर चढ़ा लेते हैं जो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है। और बाइक में भी वही हो रहा है कि नाबालिग बच्चे जो हैं से गाड़ी चला रहे हैं, जो बालिग हैं वो प्रशिक्षित नहीं है। हाई स्पीड गाड़ी आ गई है, डेट में 90% डिस्क ब्रेक का भी है, अगला चक्का में डिस्क ब्रेक दे दिया है, कहीं अधिक चप जाता है तो पीछे से उठा कर फेंक देता है। अच्छा, अभी एक दो घटना, आज की एक ताजा घटना मैं बता रहा हूँ, शायद पत्रकार बंधु के पास जानकारी होगी। जो हमारे यहाँ गौतम मिष्ठान भंडार है हंटरगंज, जी सर, हंटरगंज विनोद गुप्ता के जो बेटा खोले हुए हैं वो अपने पत्नी को परीक्षा देने के लिए नवादा साला के साथे भेज रहे हैं। ठीक है, पत्नी पीछे बैठी हुई है, ठोकर पर गाड़ी चढ़ता है, गौतम जी के पत्नी गिरती है और उनका साला गाड़ी लेके आगे बढ़ जाता है। जब वहां पब्लिक जुटा तो पीछे लौट के आते हैं, अभी तक वो कोमा में है, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आज की अभी की घटना है, आज तारीख का, ये जो गौतम मिष्ठान भंडार है। तो हाँ, पहचान रहे सर, सहेली स्टूडियो के सामने ना सर। हाँ, सहेली स्टूडियो के पूरब साइड ये इनका मनोज गुप्ता जी वाला मकान में जो है, और उनका घर यही सैलून है। हाँ, पिंटू ठाकुर के बगल में, रामानंद ठाकुर के सैलून के बगल में। तो वहां पर उनका मकान आवास जो है से यहाँ बना हुआ है गोदोवार में, जितेंद्र सर के बगल में। तो वहां पर जो है से अपने पत्नी को परीक्षा दिलाने के लिए आपने न जाके साला से भेजे,
और साला जो है से नवादा के इर्द गिर्द जो है से ठोकर पर गाड़ी चढ़ता है और पत्नी जो है से पीछे से फेंका जाती है। अभी जी। तक जो अभी शाम तक मेरे पास खबर था, उसमें अभी तक उनको होश नहीं आया है, वो कोमा में है। हाँ सर, ब्लड क्लॉटिंग कर गया, ब्रेन में चोट लग गया सर उनका। जी, तो अभी तक होश में नहीं है, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किए हुए हैं, स्थिति नाजुक है। तो हम लोग तो भाई सहानुभूति से उनके साथ हैं, लेकिन इस प्रकार की भी घटनाएं होती है बैठने वाले के साथ। महिलाएं बैठ जाती है, उनको साड़ी का पता नहीं, चक्कर लपेट के मुंह के भल्ले गिरा देता है, कहीं ठोकर पर पकड़ कमजोर होने की वजह से मुंह के भल्ले फेंका जाते हैं, पीछे के भल्ले फेंका जाते हैं। क्योंकि महिलाएं दोनों पैर एक साइड करके बैठती हैं, जो साड़ी पहने रहती है वो अक्सर महिलाएं दोनों पैर एक साइड करके बैठती है, तो उस समय गाड़ी पर वजन एक साइड आता है, तो उस समय ठोकर को अगर स्लो से हम नहीं पार करें तो एक घटना आज के अनुसार पहले भी कई लोगों अच्छा का विपिन जी, हाँ, विपिन जी ठोकर एक चीज मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। एक्चुअली आपने कहा कि दो बातें यहाँ पर आपने रखी कि जो एक दूसरे से थोड़ा विरोधाभास दिख रहा है। हाँ, विरोधाभास इस सेंस में दिख रहा है सर कि आपने कहा कि ठीक है, महिलाएं जो है वो चूंकि पैर जो है दोनों पैर वन साइडेड होकर के वो बैठती हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। और सामने वाला जो है वो चूंकि किसी कार्य में रहता है या फिर हो सकता है ईयरफोन लगा करके वो बाइक चला रहा होता है, ऐसे क्रम में होता है। अच्छा, एक और चीज नहीं हो सकता था कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लड क्लॉटिंग हुआ, यानी कि जो ब्लड जो है वो जम गया, इसके कारण वो जो है सेंसलेस हो गई वो महिला, और बाद में वो अभी एडमिट है मेदांता हॉस्पिटल में। लेकिन अगर वही महिला अगर वो हेलमेट अगर पहनी होती, राइट, तो वैसे क्रम में कम से कम उनको सर को बचाया जा सकता था ना, कि नहीं बचा सकता था? एकदम बिल्कुल इस बात सर को इंजरी होने से बच जाता। बिल्कुल शारीरिक बच जाता ना, चोटें आती ठीक है, लेकिन सर इंजरी होने से बचता। सर इंजरी होने से बचता, क्योंकि सर जो है ना, ये सर मतलब ये हार्ड डिस्क है ना, जी, इसके बिना सब कुछ बेकार है। कंप्यूटर तो ये पूरा बॉडी है, लेकिन बॉडी को कौन नियंत्रण कर रहा है? वो हमारा हार्ड डिस्क नियंत्रण कर रहा है ना। तो ब्रेन ही हमारा तो ये हार्ड डिस्क है ना, पूरा कंप्यूटर को ये कमांड दे रहा है, सारा कुछ यही हो रहा है। तो पूरा हमें इसको शरीर को बचाने के लिए, बिल्कुल हमें इसको बचाने के लिए एक और मैसेज है डॉक्टर साहब कि यदि जी सर। हस्बैंड या वाइफ कहीं जाए तो निश्चित रूप से दोनों बिना हेलमेट का वाहन पर ना बैठे। उसके लिए भी सरकार सख्त नियम लेकर के आए, क्योंकि मेट्रो में होता है, इवन सिटी में भी होता है, महिलाएं सर, अगर बिना नियम हेलमेट है के सर। चली गई, नियम जी। है सर, हम लोग पालन नहीं करते हैं सर। बिल्कुल, और हम लोग पालन नहीं करते हैं, इसका बहुत बड़ी एक, राइट, और ऐसे में एक बहुत बड़ा आज हमारे लोग जो है हमारे इस साथ प्रकार विपिन सर जुड़े हुए हैं। हम तो हमेशा विपिन सर को हेलमेट लगा के चलते हुए देखते हैं, तो भी हम लोग नहीं लगा पाते हैं। हम तो इनसे भी नहीं हम लोग सीख पा रहे हैं सर। तो हम अपने आप को भी दोषी देते हैं कि हम लोग भी जल्दीबाजी में गाड़ी लेकर बाइक मार्केट निकल जाते हैं। हम तो कहेंगे जब जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपने माथा में हेलमेट को पहने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और वैसे में अगर पुलिस, होता क्या है कि पुलिस अगर रुकती है, उसके बाद में लोग चूंकि उसको अपने बच्चों को बचाने के लिए लोग जो है पहुंच जाते हैं, इवन लोग ब्राइब देना शुरू कर देते हैं। इवन इसके साथ में अगर पुलिस पकड़ती भी है तो बेचारे को क्या होता है, पॉलिटिकली प्रेशर दिया जाता है, इवन पत्रकारों के भी थ्रू जो है प्रेशर जाता है। क्योंकि मैंने भी सर बहुत सारे लोगों के, जब पुलिस जो है बाइक पकड़ ली थी तो मैं खुद गया वहां पर कि सर छोड़ दीजिए। तो वैसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड होकर के पुलिस जो है इस काम को कर देती है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोगों को एक भारी भरकम फाइन देना चाहिए, ताकि वो एक तो वो सबक सीख ले कि जान है तो जहान है, जिंदगी है तो सब कुछ है, हम सब कुछ देख रहे हैं। वैसे में जरूरत है लोगों को अपना जीवन को सुरक्षा और रक्षा स्वयं करने की। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि आप बाइक से अगर आप घर से निकलते हैं आधा किलोमीटर सफर के लिए कहीं भी, तो होनी और अनहोनी जो है आपको कहा करके नहीं आती कि भैया आपके साथ में आज ऐसा हादसा होने वाला है। लेकिन जब उसी समय यदि अपना आप सुरक्षा उपकरण जो है, सुरक्षा उपकरण एज ए हेलमेट है आपका, अगर आप साथ में लेकर के चलते हैं, निश्चित रूप से आपका हार्ड डिस्क का बचाव होगा, जो कि ये सबसे बड़ा आपका बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना सब कुछ असंभव है। तो वैसे में हमें इसको बचा करके रखना है, और बिना हेलमेट को हमें कहीं भी सफर नहीं करनी है। यदि हम 4 व्हीलर जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज जरूर करें, क्योंकि ये भी हमारे लिए जरूरी है। यदि कोई गाड़ी या बड़ी गाड़ी आपके साथ हिट करती है तो निश्चित रूप से आपका ये बचाव का कारण बनता है। तो वैसे में
ये जो डॉक्टर साहब का सजेशन जो था, डॉक्टर विकास शर्मा, जो कि हमारे साथ में आज जुड़े और इन्होंने अपनी बातों से आपको समझाया। इवन इन्होंने की कहा कि भाई हम कैसे बच सकते हैं या कैसे दूसरों को बचा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है इंजरी हो जाता है, उसके साथ बड़ा हादसा हो जाता है, तो हमें उसको परीक्षण करके ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति जीवित है या इस संसार से विरक्त हो चुका है। वैसे में क्या तरीका है, इन्होंने पहला तरीका आपको समझाया। एक बार पुनः डॉक्टर साहब लोग को बता दीजिए, क्योंकि अब टाइम हो गया है जब हम लोग इस न्यूज को इसको अब वाइंड अप करेंगे खबर की ओर। 9 बज चुका है अब। वैसे में सर थोड़ा सा आप लोगों को बता दीजिए कि किस तरीके से हम उन चीजों से बचाव कर सकते हैं, हम कैसे परीक्षण कर सकते हैं और चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं और कितने देरी के अंदर में हमें पहुंचाना चाहिए। वो सारी चीजों को थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए ताकि लोग अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट किया हुआ व्यक्ति नजर पड़े तो सबसे बेहिचक होके डरे नहीं, घबराए नहीं, न पुलिस प्रशासन से डरे, न किसी का परिजन से डरे। आप सबसे पहले उसको कोई सरकारी अस्पताल या कोई निजी क्लिनिक कहीं पे है, आप वहां पहुंचाएं। यदि उससे पहले यदि उस एक्सीडेंटल पर व्यक्ति को यदि ब्लडिंग हो रहा है, कहीं से खून रक्तस्राव ज्यादा बह रही है, तो आप बांधने का कोशिश कीजिए किसी कपड़ा से। आपके पास कपड़ा नहीं है, कोई गमछी ले, गमछी नहीं है तो उसी का शर्ट कपड़ा फाड़ कर ब्लड को लॉस ना होने दे। यदि कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है तो सर आप उसको पानी छीटिए चेहरा पे, होश में लाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप अपना कान लगाकर उसका हार्ट के पास लगाइए, सुनिए कि सांस चल रहा है कि नहीं, महसूस कीजिए उसको, और तुरंत उसको सर कोई भी निजी क्लिनिक आप सबसे पहले पहुंचाने का काम कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि व्यक्ति बेहोश हो चुका है, राइट सर, कॉमन भाषा में बेहोश हो चुका है, और बेहोश हो चुका है तो वैसे क्रम में क्या पानी मारना, अगर मान लीजिए कि कहीं उसका मतलब सर फट चुका है और फटने की जगह पर क्या हम लोग मतलब अगर वो व्यक्ति बेहोश है तो वैसे में हम लोग लोटा से या गिलास से पानी डाल सकते हैं? दम दम हल्का हल्का, मतलब कस के प्रेशर में नहीं सर, आप आराम से चेहरा पे हल्का फुल्का पानी गिरा सकते हैं। उससे आदमी मूर्छित व्यक्ति वो जब थोड़ा वो आराम से होश में, जब ये नॉर्मल पर्सन रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, इंटरनल इंजर्ड नहीं होता है, तो तुरंत आप होश में आ जाता है। अच्छा, इंजरी जगह जो 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 एरिया जो है इंजर्ड हो चुका है, उस एरिया में अगर वो पानी जाता है तो क्या उसके प्रॉब्लम करेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो फिर जब वहां जाएगा ना, जब स्टिच होगा, सिलाई होगा, तो वहां सैवलॉन, डिटॉल, बीटाडीन से साफ करके स्टिच होता है, तो फिर सारा इन्फेक्शन बैक्टीरिया मर जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो कि आप हमारे साथ में आज जुड़े। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से चीजों को आपने विवेचना किया, लोगों को समझाया और लोगों को बताया कि किस प्रकार से हम अपना जीवन को बेहतर और सुंदर और सुरक्षित बना सकते हैं। और जो आपने युवाओं को प्रेरित किया कि भाई आप जो है बाइक को बेहतर ढंग से चलाइए, स्पीड को कंट्रोल में चलिए। इसके साथ साथ में आपने जो लोगों को भी बताया कि घटना दुर्घटना काफी नहीं आती, घटना दुर्घटना होने पर हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस चीजों को हमें प्रिकॉशन लेकर के चलना है। वैसे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे दर्शकों के साथ में जुड़े, लोगों के साथ में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी विपिन सर। जी बताएं, डॉक्टर साहब का आपने सजेशन को सुना? हाँ सुन लिए। सबसे पहले चीज क्या है कि गाड़ी चलाने वक्त पैसेंस भी रखना बहुत बड़ी चीज है, माइंड कूल होना चाहिए। गाड़ी चलाने वक्त पैसेंस आपका बहुत बहुत मजबूत होना चाहिए, इसलिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं 40 की स्पीड में, बगल से गाड़ी 60 की स्पीड में निकलता है, तो हमारे अंदर एक जलन की भावना होती है, कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो जाता है, हम भी उसका पीछा करने लगते हैं। तो उसका पीछा नहीं करना, हमको पैसेंस रखना है। अभी तो सबसे बढ़िया वो चीज लाई बाइक में, हम जो देख रहे हैं अभी एक बाइक में देखे कि आप अगर स्टैंड नहीं उठाते हैं तो गाड़ी चालू नहीं होगी। नया बाइक जो अभी आया है, अगर आप हाफ स्टैंड को उठा के नहीं करेंगे तो गाड़ी चालू ही नहीं होगी आपकी। अभी नया बाइक में ये सिस्टम लाया है,
होंडा कंपनी के बाइक में हम देख रहे हैं या हीरो कंपनी का कि अगर आप स्टैंड नहीं उठाए तो स्टैंड की वजह से भी कई दुर्घटनाएं होती है। लोग स्टैंड लगाई ले चल देता है और कहीं फंसता स्टैंड तो उठा के गाड़ी को पटक देता है। वो जरूरी है सर। हेलमेट बिल्कुल विधिवत लगाए और नीचे का क्लिप भी बांधे, जो बेल्ट होता है उसको भी बांधे, खाली हेलमेट मुड़ी में अटकैले नहीं रहे। कुछ लोग को देखते हैं कि गाड़ी में टांगले रहते हैं, हेलमेट लगाते नहीं है। हेलमेट लगाना, एक डेग जाना चाहे 100 डेग जाना, बिना हेलमेट के एक डेग नहीं चलना है बाइक में। अब आप घबराइए नहीं सिकंदर जी, उस समय भी आ जाएगा जब बिना हेलमेट का गाड़ी चालू नहीं होगा। जिस तरह से आज बिना स्टैंड का गाड़ी चालू नहीं हो रहा है ना, उसी तरह से बिना हेलमेट लगे आपका बाइक चालू नहीं होगा। और भी टेक्निक आ जाएगा आपका बहुत जल्दी। और अगर इस माध्यम से, आपके माध्यम से कुछ बाइक इंजीनियर्स जो बाइक बनाते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा टेक्निक लाइए बाइक में कि जब तक चालक हेलमेट नहीं लगाए गाड़ी चालू ही नहीं हो, और अगर हेलमेट खोल दे तो गाड़ी स्वतः बंद हो जाए। तो इस टाइप का भी टेक्निक आ जाएगा और ये टेक्निक लागू हो जाएगा। और सारे बाइक निर्माता से मैं आग्रह करूंगा कि इस टेक्निक को लागू करें अपने गाड़ी में। ये चीज है। 4 व्हीलर में भी आप सीट बेल्ट का जिक्र कर चुके हैं, तो उसमें भी पैसेंस रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मोबाइल से यथासंभव बचे। अभी गाड़ी में सब ब्लूटूथ कनेक्शन आ गया है। अगर आपको मोबाइल से बात करना है तो अपना ब्लूटूथ से गाड़ी को, स्क्रीन को जो है से टाई अप कर लीजिए मोबाइल से, आपका स्क्रीन पर दिखेगा और स्क्रीन पर आप गाड़ी चलाते भर में भी बातें कर सकते हैं बिना मोबाइल कान में लगाए हुए। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए। और बहुत सा है, पेशेंस रखना है, पैरेलल में गाड़ी नहीं करना, बारी का थोड़ा इंतजार करना है। हम दाएं बाएं करके निकालने का हर जगह प्रयास करते हैं, उससे बचना है। मोड़ पर हमेशा ख्याल रखना है कि आप जा रहे हैं, मोड़ से अचानक गाड़ी आ जाती है, उस समय या तो मोड़ से जो गाड़ी हिला उसमें मारने के सिवा कोई उपाय नहीं होगा, या तो फिर आपको गाड़ी गिरने से कोई नहीं बचा सकता है। तो इसका भी ख्याल रखना है। गाड़ी चलाने वक्त आपका दिमाग जो है से 10 दिशा में वर्क करना चाहिए, यानी जहां आंख नहीं है वहां से भी आपको दिखना चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं से। आंख तो सामने से ही है तो उस हालत में भी दिखना है। सामने वाला को भी रीडिंग करना है जो गाड़ी आ रहा है कि उसका क्या मनसा है। कभी कभी होता है कि हम गाड़ी एकदम बिल्कुल रोड रूल फॉलो करके चला रहे हैं और सामने वाला गाड़ी आके हमारे गाड़ी में धक्का मार देता है, पीछे से गाड़ी आके हमारी गाड़ी में धक्का मार देती है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आप दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो तमाम तरह से एक और गाड़ी चलाना। बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया विपिन जी। और निश्चित रूप से आपका जो अपील है, मुझे लगता है कि वो जो बाइक बनाने वाली जो कंपनियां हैं और जो इंजीनियर्स हैं, उस इंजीनियर्स निश्चित रूप से इस बातों को ध्यान रखेंगे। और आने वाला समय निश्चित रूप से आपने कहा कि एक टाइम आएगा जब बिना हेलमेट का बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। जिस प्रकार से आज जो है बिना आप बिना स्टैंड को फोल्ड किए, बिल्कुल बिना स्टैंड को फोल्ड किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। बहरहाल एक और इम्पोर्टेंट जो मेंबर है हमारे बीच में, अभिषेक कुमार। अभिषेक जी स्वागत है जन का सुनो मन का सुनो में। सिकंदर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लाइव कास्ट में इनवाइट करने के लिए। एंड विपिन अंकल आपको भी नमस्कार। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। इस टाइप का बाइक बनवाइए कि बिना हेलमेट लगले चालू नहीं हो। बोलिए बोलिए अभिषेक जी। बस आप ही लोगों का लाइव। जी सर प्लीज। बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज जो हमारा मुद्दा था, आज मुद्दा है आज बच्चों में बढ़ता बाइक का क्रेज और इस समय मौत का काल का गाल में धकेलता युवाओं को, काल का गाल में जाना। ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और चीजों को जो अनकंट्रोल हो चुका है उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या युक्तियां हैं, उसके बारे में, चूंकि आप एक युवा हैं चीजों को समझते हैं, और युवा ही इस फैशन की मतलब इस दौड़ में अपने आप को रोक नहीं पा रहे। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस चीज को, क्योंकि खुद आप एक युवा हैं। जी सर। सर इसमें सबसे पहले तो हम सबसे पहले इसके ऊपर जिक्र करना चाहेंगे सर कि इसमें ये जो हमारा जो यंग जनरेशन जो है एक बहुत ही दूसरी तरफ ये मतलब भागते दौड़ते मतलब जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं सर, या फिर युवा पीढ़ी जो है, इसमें बाइक का जो क्रेज है एक अलग लेवल पर लोगों में देखने को मिलता है सर।
पॉइंट नंबर 5 सर, पॉइंट नंबर हम ये बतलाना चाहते हैं रसुन के गार्जियन अभी अभी रात में सोते वक्त कहीं न कहीं इसमें गार्जियन लोगों का भी फॉल्ट है सर, और इसमें गार्जियन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके बच्चे अगर बाइक को ड्राइव करने में सक्षम नहीं है तो उसको वो बाइक ना दें। और इसके साथ साथ में सर, अगर बाइक मान लिया सपोज डेट अगर मिल भी गया है तो कोशिश करना है सर कि उसको हम एक नॉर्मल स्पीड से उसको लेकर के जाएं। और कहीं ना कहीं ये जो स्पीड ब्रेकर है सर, स्पीड ब्रेकर भी इसकी स्पीड ब्रेकर का भी एक बहुत ही अहम भूमिका है उसमें। जैसे कि बहुत जगह पे हम रोड पे देखे हैं सर कि जो स्पीड ब्रेकर जो है कहीं कहीं पे हाई दिया हुआ होता है, कहीं कहीं पे लो दिया हुआ होता है। तो मेरा मानना यह है सर कि जो स्पीड ब्रेकर है उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए। और खास करके जो हंटरगंज एरिया है सर, यहाँ पे हम लोगों को स्पीड ब्रेकर बहुत कम देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से स्पीड ब्रेकर की जो संख्या है उसे इंक्रीज करना चाहिए सर ऑन द रोड। सिकंदर जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल हाईवे का बिल्कुल रूल्स आपने में जो है ना अभिषेक जी, सिकंदर जी, हाईवे का रूल्स में लो जो है वो चिन्हा वाला ब्रेकर देना है, स्पीड ब्रेकर, हाई ब्रेकर नहीं देना कहीं नहीं। सिकंदर अभी जो जी, हाईवे सिकंदर नया जी, बन रहा है उसमें कहीं रोड ब्रेकर का जगह बताए नीतीश कुमार, बताइए। हाँ विपिन सर, आपको तो ज्यादा जानकारी होगा, जहाँ तक हमें जानकारी है, कोर्ट के पाबंदी चलते जो ठोकर बोलते हैं ना, वो उसके चलते ही हटा हुआ है। वो कोर्ट का आदेश ऐसा नहीं है, आपकी जानकारी होगी शायद सर। हाँ, वो लाइनअप वाला देना है, हाँ, लाइन हाँ, वाला जो लाइन पीला और उजला जो जो देखते हैं ना, उस हाँ, टाइप का ठोकर देना। और जो रेडियम से आ जाता है ना सर बीच में, मिडिल में आप देखे होंगे कहीं, मतलब और साइड में और मिडिल माने इंडिकेट करने के लिए उसका नया रूल लागू किया है और ठोकर का सिस्टम हटा ही दिया है। वो तो जबरदस्ती अपने अनुसार, मतलब वो तो गांव देहात में भी देखते होंगे कि अपने दरवाजे के सामने ठोकर दे दिए, वैसा कानून के उचित नहीं है। शान के लिए नीतीश जी, हम बड़े आदमी हैं, हम शान है, मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा ऊपर है, मेरे रोड के सामने ब्रेकर है, कोई भी गाड़ी जाए तो रुक के पार हो गए। आपको सर याद होगा कि डोभी और हंटर के बीच में सैकड़ों ठोकर हुआ करते थे, आज एक भी नहीं है। था, उसको उखड़वाया गया, उसको उखड़वाया गया था, वो नियम के विरुद्ध था, इसी के कारण आपको याद होगा सर। नहीं ठीक है, आप नहीं विपिन जी बिल्कुल विपिन जी, नीतीश कुमार एंड अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि विपिन सर आपने कहा कि भाई, और नीतीश कुमार आपने कहा कि जो स्पीड ब्रेकर का, यानी कि जो आप ठोकर की बात कर रहे हैं, यानी स्पीड को ब्रेक करने का जो तरीका जो था, राइट। अभिषेक जी ने कहा कि भाई कहीं कहीं उसका हाइट ज्यादा हो गया है, इस कारण जो है एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो निश्चित रूप से आपने सही कहा। लेकिन एक सवाल ये उठता है ना विपिन जी कि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई ये जो गवर्नमेंट का जो कोर्ट का जो आदेश है उसमें आप वो स्पीड ब्रेकर नहीं लगा सकते। दूसरा आपने कहा कि सर कुछ बड़े लोग जो है ना अपने शान में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर के सामने स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। लेकिन बिल्कुल सर, नहीं मैं मान लिया सर, लेकिन आपने कहा ना, लेकिन जहां पर जो स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता है, मान लीजिए कि स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, या मतलब नीतीश जी आपके यहाँ से थोड़ा आवाज आ रहा है दोस्त, है ना? जी नहीं आवाज, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी, हाँ। तो मैं आपके लिए भी, ये सवाल आपके लिए भी है, अभिषेक जी के लिए भी है, और इसके साथ साथ विपिन साहब के लिए भी है। तो मैंने, आप तीनों ने कहा एक ही चीज कहा, राइट सर। लेकिन एक चीज बताइए कि एक तो हम स्पीड ब्रेकर का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई गांव देहात वाले एरिया में जहां बाबू लोग हैं उनके बारे में आपने कहा कि भाई वो अपने शान शौकत में करते हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है। और इसके साथ में अभिषेक जी ने कहा कि थोड़ा स्पीड ब्रेकर का जो हाइट ज्यादा हो जा रहा है, ऐसे क्रम में उन चीजों को देखने की आवश्यकता है और उस पर थोड़ा नियंत्रण लाने की आवश्यकता है, ताकि, और उसके साथ इन्होंने कहा कि स्पीड ब्रेकर को बढ़ाने की जरूरत है, राइट। ये तीनों चीजें आप लोगों ने कहा। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि अभी तक के, अगर मान लीजिए कि हम वहां से स्पीड ब्रेकर को हटा दिए, राइट सर, एनएच में आदेश नहीं है, तो उसके लिए वो जो एरो वाला जो आपने कहा जो येलो कलर का होता है, तो अभी तक वहां कहाँ लगा हुआ है ये बताइए। एनएच, ये जो हम लोग जिस नेशनल हाईवे में है, यहाँ से चतरा तक कहीं है जिससे कि वो स्पीड को कंट्रोल किया जा सके?
ना स्पीड का कंट्रोल नहीं किया जाता। ये जो है सो सड़क विभाग का लापरवाही है, उसको लगाना है पीला वाला को 6-7 लाइन में लगाना है। अब अभी अभी जो स्पीड ब्रेकर की देखे होंगे कि पतला पतला 3-4 देता है स्पीड ब्रेकर, हाइट नहीं रहता है, लेकिन पतला बिल्कुल। पतला करके 3-4 गो के लाइन मतलब क्रम बना देगा आपको स्पीड को ब्रेक करने के लिए। जैसे आपका सर हंटरगंज में अगर चतरा हम लोग मिशन ले, स्कूल डीएवी के पास है सर। हाँ वो तो अरे भाई, ज्यादा तो हाइट है, ये ज्यादा चतरा हाइट है ढलान में, उसको थोड़ा हाइट को कम ये करना चतरा चाहिए। ये चतरा के पास में ना, ये जी हंटरगंज जी में जी। है। नहीं यहाँ नहीं, धोबी से नहीं लेकर के आप हंटरगंज तक बताइए ना सर, सॉरी चतरा तक के, चतरा के नीचे घाट तक के बताइए, कहीं पर है? जी अभी नहीं क्यों नहीं है अभी भाई? जानते अरे हैं सर, आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि क्योंकि आदमी स्पीड ब्रेकर से क्या मरेगा, वो गड्ढे में जाकर मर जाएगा। गड्ढे में मर जाएगा। गर्ल हाई स्कूल के पास गड्ढा बना हुआ है, या बीच बाजार में कई जगह गड्ढा है, या फिर वो जो ग्रामीण बैंक के इर्द गिर्द जाइए ना, नली का पानी रोड पर बहता है, पूरा भयंकर भयंकर बिल्कुल, गड्ढा हो गया। ये कल्लू बाबू के घर के आसपास में। सिकंदर जी कल्लू सिंह बिल्कुल। उर्फ दिलीप कुमार सिंह के सिकंदर घर जी के एक मिनट हमको टाइम जी जी, दीजिए। हाँ बताइए। जहाँ तक विपिन सर बोल रहे थे, आपका बाजार में पानी का निकासी का जगह नहीं है, जो नली ऐसे भरा हुआ है, ऑटोमेटिक है, दोनों रोड नीचा हो गया, मकान ऊंचा हो गया, तो आप बाजार में देख लीजिए देवी मंडप के आगे, वहां आपको पूरा जलमग्न मिलेगा बरसात के दिनों में। आप ग्रामीण बैंक के सामने चले जाइए, वहां पर सभी लोग अपने रोड पर ही पानी, मेन पानी जो घर का है, जितना भी पानी रोड पर ही बह रहा है। आप फिर ग्रामीण तो बैंक ये अपने घर के पास नहीं आगे चले नहीं, जाइए। तो इसमें एक बात बताइए, आपने कहा कि पानी को लेकर के आपने समस्या, सारी चीजों को आपने बता दिया, राइट? लेकिन हम लोग फिर विषय से विषयांतर हो जाएंगे, लेकिन आपकी भी बात को मैं सुन लूं। अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो रोड का एजेंसी जो है, रोड के जो सर्वेयर जो होते हैं, जो सर्वे करते हैं, इवन जो इंजीनियर होते हैं, उनके भेजा में क्या होता है, उनको पता नहीं होता है कि भाई यहाँ पर मकान बड़े बड़े हैं, तो इसका जब तक हम पानी का निकासी के लिए कोई व्यवस्था न बना ले, तब तक हम सड़क का निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे। ये किसकी जिम्मेवारी है भाई? हुई द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ सिकंदर जी कि रोड में जो पानी क्रॉस करने का पुल था, उसको हम आम पब्लिक अपने स्वार्थ में उसके सामने घर बना लिया और उसको पानी निकलने का जगह नहीं दिए। आप रीडिंग कीजिएगा, सोहाद के क्या गोसाईडीह से चल आइए, वहां पर जितने पुल थे सबके सामने लोग घर बना के उसको पुल को जाम कर दी, पुल को जाम कर दिया और उस नाला को खत्म कर दिया। हाँ, नाला को खत्म कर दिया। अगर आप नाली लाएंगे भी तो पानी निकलने का जगह नहीं रहेगा, पानी आके कहीं ना कहीं किसी के खेत कियारी में भर जाएगा। तो उस पुल को पहले जीर्णोद्धार करने का जरूरत है। जो पुल को लोग जाम किए, वो घर तोड़े, जमीन तोड़े, या अंडर ग्राउंड करके वो पुल को नदी की ओर जो है पानी को उसको निकासी दे। अरे सर, मान लीजिए कि जी एक मिनट से हम बोलना चाह रहे हैं सर। हाँ बताइए। से विषयांतर तो जा रहे हैं, मगर हम लोग बात पुनः करेंगे स्वास्थ्य पर और सड़क दुर्घटना पर ही। लेकिन आपको सर याद होगा कि आप जहाँ से आते हैं वहां से 500 मीटर आगे पिछले बार घटना घटा था, बराबर भी पूरा खेत वहां पे जलमग्न हो गया, पानी निकासी का जगह नहीं था, एक व्यक्ति की मौत हो गया था पानी पीने से। आपको मालूम होगा शायद, आपके बगल का ही घटना, 500 मीटर जा रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक की आप बात कर रहे हैं? हाँ, कोऑपरेटिव बैंक के पास में एक व्यक्ति का घर भी ढह आज का टाइम में गया। कोऑपरेटिव बैंक है। हाँ जी, बरसात के दिनों में 4 महीना जो भी है पूरा मैंने नुकसान ही नुकसान है। वहां पर ऐसा होता है कि बोरिंग का पानी पीना छोड़ देते हैं, सब आरओ वाटर का पानी पीते हैं बाहर से पानी लाकर बरसात के दिनों में। इसका डर बैठ गया है। राइट, बिल्कुल जी। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अभिषेक कुमार। हाँ सर, जी सर प्लीज जी बताइए। मेरा एक टॉपिक है सर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर, जिसके ऊपर हम चाहेंगे सर कि आप इसके ऊपर अगला जो सेशन हो उसके ऊपर डिबेट करें सर आप लोग। बिल्कुल बॉस, बताइए। और वो हम लोग का बताना। जी सर। देखिए सर, हमारा मतलब टॉपिक ये था सर कि जैसा कि हम लोग ये जानते हैं सर कि हम लोग एक विशेष पार्टी का हम लोग समर्थक नहीं है सर, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उसका हम लोग एक कट्टर समर्थक नहीं है। हमारा मानना यह है सर कि वो पार्टी या फिर वो वो पार्टी या फिर वो कम्युनिटी जो कि हमारे समाज के लिए जो बेहतर कार्य करेगी, उसके कार्य के अनुसार ही हम उसको वोटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे राइट। प्रश्न ये उठता है सर कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं, इनको ये जो एज अ पीएम जो प्रधानमंत्री के थ्रोन पे ये जाकर के बैठे, तो इसमें कहीं न कहीं आपको एक जो स्वर्ण जाति जो है, या फिर आपको जो मतलब जितने भी जो भूमिहार क्षत्रिय और ब्राह्मण और जो लाला जी वगैरह जो कि कासिया वगैरह जो हैं, तो हमारा मानना यह है सर कि क्या हम लोग जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, क्या हम लोग उनको वोटिंग नहीं किए हैं? पहला पॉइंट सर। सेकंड पॉइंट ये कि आज यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम में हम लोगों को एजुकेशन में ये देखने को मिल रहा है, एक रूल इंप्लीमेंट किया गया है सर, हम आपके जानकारी के लिए बता दें, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको ये चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है सर कि एक एक्ट है सर, एससी एसटी एक्ट। तो इसमें यूजीसी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, और अकॉर्डिंग टू 2026 वो इम्प्लीमेंटेड भी हो चुकी है सर, कि अब इम्प्लीमेंटेड हो चुकी है सर। इसमें ये है कि आपको मान लिया कि कोई यूनिवर्सिटी है सर या फिर कॉलेज जो है, वहां पे अगर आपको कोई जनरल कैटेगरी के लोग, अगर आपको एससी एसटी या फिर जो बैकवर्ड लोग जो हैं, अगर उनसे अगर वो बात भी करते हैं, अगर आपको किसी दूसरे प्रकार से, तो उन्हें जो गवर्नमेंट जो है वो जेल में भेजने का कार्य करेगी। तो हमारा प्रश्न ये उठता है सर कि ये जो रूल रेगुलेशन जो है, क्या वो एससी एसटी के लिए नहीं है? क्या यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिमिनेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के साथ में ही होता है? क्या जनरल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये है सर कि चाहे वो जनरल कैटेगरीज के लोग हों, चाहे एससी एसटी, चाहे कोई भी हो, ये जो रिजर्वेशन सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल कंडीशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल जो कि इसके बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक जी। निश्चित रूप से हम इस पर जरूर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और निश्चित रूप से जो आपने यूजीसी को लेकर के बात कही है, हाँ मैं मानता हूं। नहीं, मैं आपने 2 पॉइंट कहा मित्र। एक तो आपने एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, एक आपने कहा कि ठीक है यूजीसी और एससी एसटी का, ठीक मैं मान सकता हूं कि कहीं कहीं, एक सेकंड, हाँ, कि मैं मान सकता हूं कि ठीक है कहीं कहीं लोग जो है ना वो एससी और एसटी वालों के साथ में मिसबिहेव लोग करते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को लगी, सरकार को लगी कि भाई जो हमारा समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा मेरा जो भाई है, जो छोटा भाई है, जो लोग हैं जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल से बिलोंग करते हैं, वैसे लोगों की संरक्षण देने की आवश्यकता है, राइट। और जो लोग उनको मतलब जाति सूचक या किसी भी प्रकार का उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दंड का प्रावधान हो और उन्हें दंडात्मक कार्रवाई की जाए उसके लिए, राइट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, एज पर मी, मैं दूसरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मित्र, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, शायद गवर्नमेंट अगर कुछ सोची होगी, इसके बाद में इस प्रकार का वो कानून लेकर के आए, उसको इंप्लीमेंट कर दी, राइट। ये ठीक है। अच्छा ये एक जायज सर, एक जायज तक मैं, उसके बाद में आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा अभिषेक जी, और इस पर हम लोग एक कंटिन्यू बहस करेंगे, राइट। एक मैं अभी थोड़ा सा प्रारूप पर मैं बात कर ले रहा हूँ, और विपिन साहब भी हैं जो कि मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस से ही हैं, राइट। ये हमारे राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, और नीतीश कुमार हो गए जो कि हमारे इस टेलीकॉम गुरु के संस्थापक सदस्यों में से एक है, और संस्थापक सदस्य क्या, संस्थापक ही हैं। तो निश्चित रूप से हमने दो चीजें कहा कि एक तो आपने कहा, एक तो मैंने कहा कि भाई नहीं वो ठीक है, गवर्नमेंट जो सोच करके लाई है वो ठीक की है, क्योंकि कहीं कहीं उनके साथ मिसबिहेव होता है, कहीं कहीं जाति सूचक वाले लोग वर्ड वगैरह यूज करते हैं, तो ऐसे में उन्हें भी लगता है कि शायद उन्हें भी राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है, उनके साथ में भेदभाव ना हो, चूंकि एक लंबे समय से लोग भेदभाव से ग्रसित थे। तो वैसे में ये समाज जो है टूटता जा रहा था, राइट। और इसकी वजह से ये जो सनातन की एक जो इंपॉर्टेंट जो हिस्सा था हमारा एससी और एसटी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर होते जा रहा था। तो वैसे में गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोग को लेकर के और आपस में जोड़ो, ताकि एक प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दूसरा ये इसका नुकसान ये हुआ कि किसी को गलत तरीके से फंसाने के लिए, किसी को प्रॉब्लम
को दिखाने के लिए, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, उसको किसी भी तरीके से फंसा करके अंदर ले जाने की एक तरीका भी लोगों ने इसका यूज किया, जो कि एक बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ, राइट। और ये ठीक नहीं है। दूसरा आपने कहा एक यूजीसी जो आपने कहा कि जो लेकर के आई है और वो शायद 2026 में इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, उसमें भी अगर ये कॉलेजेस में होता है, राइट, तो ये ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर मी एंड दिस इज नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज कि जो सारे बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे आप कह सकते हैं स्वर्ण हो या फिर अश्वर्ण हो, राइट, इसमें बच्चों के साथ में कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। बच्चे हो सकता है मान लीजिए कि अपने ही घर में होता है कि हम और आप आपस में लड़ जाते हैं, हम 3 भाई हैं, है ना, और 3 भाई हम लोग कभी कभी भूल भी जाते हैं किसी बातचीत को लेकर के, हम लोग भाइयों में झगड़ा भी जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा भाई जो है हमें जेल में पहुंचा देता है, या फिर हाँ वो चीज को होता है कि पिताजी के पास में या फिर अपने भाई थोड़ी देर के लिए बातचीत हुआ और हॉट टॉक होने के बाद वो चूंकि हम लोग अपने अपने लोग ये हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का जो कानून है, यह कानून जो है हमारे बच्चों के लिए लागू हो, और विशेष रूप से वो बच्चे जिन्हें नहीं पता होता है, चूंकि वो उस स्टेज में होते हैं, चूंकि उस समय 22, 24, 25 के स्टेज में होते हैं, और उस समय उनके अंदर में एक यंग ब्लड होता है और वो पूरी तरीके से अंदर से वो ये रहते हैं, मतलब उनका खोलते रहता है, और उनका जो फोकस होता है ना, वो पढ़ना लिखना, चीजों को रिसर्च करना, है ना, और समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ लोग सोचते ही रहते हैं। तो उसमें हर तरीके के लोग होते हैं। तो उसमें होगा क्या कि उनका एक मानसिक जो प्रेशर होगा, जो मानसिक जो दबाव होगा, वो एक दूसरी ओर लेकर के जाएगा, है ना, कि भाई हम फॉरवर्ड है इसलिए मुझे सताया जा रहा है। और सामने वाला बच्चा जो हो सकता है तो उसका फायदा लेकर के, क्योंकि एक जो ब्रिलियंट लड़का होगा उसको दबाने के लिए और कोई दूसरी मतलब एक सोच के साथ में, उसके साथ में घातक रूप से इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इस प्रकार की चीजों को यूनिवर्सिटी में, विशेष रूप से स्कूलों में, मुझे लगता है विपिन जी, मैंने आपसे भी एक बात कही थी कि जिस प्रकार से ये झारखंड की सरकार, यानी कि हेमंत बाबू की जो सरकार है, उसमें वो हमारे ही बच्चों में, और विशेष रूप से हमारी बच्चियों में, अगर साइकिल बटेगा तो फॉरवर्ड के बच्चों को नहीं मिलेगा, राइट। तो इनके अंदर में एक नेगेटिव परसेप्शन बनता है कि यार मुझे साइकिल क्यों नहीं मिले, क्या मैं इस राज्य की बच्ची नहीं हूं? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इस पे तो हम लोग नेक्स्ट डे कभी इस पर डिबेट करेंगे, और आपकी बात को हम लोग सराखों पे लेते हैं, और निश्चित रूप से इस पर हम लोग मंथन करेंगे, चूंकि हमारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस है विपिन कुमार सैंडिल से भी पूछेंगे, नितेश जी से भी पूछेंगे, और इसमें जो एक्सपर्ट लोग होंगे मैं आपके साथ जोड़ूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ लोग होंगे, कांग्रेस के भी लेकर के लोगों को लेकर के आएंगे, और आपको भी रखेंगे, और इस बात पर हम लोग विशेष रूप से चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे और बातों को रखेंगे, और हर लोगों की हम लोग ओपिनियन लेंगे, राइट। हाँ विपिन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बताइए। पहला तो एक चीज को सुधार लीजिए जिस पर राजनीतिकरण हुआ, स्वर्ण कहीं कोई शब्द नहीं है, सुवर्ण है, सुवर्ण जाति के लोग, सुवर्ण है, वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ थी तो सुवर्ण है, उसको इन लोगों ने स्वर्ण की संज्ञा दे दिया। इसी पर राजनीतिक स्टैंड है, सुवर्ण सुवर्ण है, स्वर्ण कहीं नहीं है, सुवर्ण जाति के लोग, सुवर्ण ही है, सुवर्ण मतलब अच्छा वर्ण, अच्छा नस्ल, जो आज गाय जानवर हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें नस्ल का चुनाव करते हैं ना कि क्या है बात है, गिर नस्ल का है, तो सुवर्ण हो गया, सुवर्ण नस्ल का गाय हो गया, तो सुवर्ण जाति है। इसको जो नेता लोग हैं, जो यहाँ सबसे कचड़ा जो है ना नेतागिरी में हो रहा है, समझे, नेतागिरी कचड़ा कर रहा है। आज हमारे बीच में विद्वेष, समाज में बिखराव, परिवार में टूट का जो कारण है वो नेतागिरी है। नेतागिरी राजनीति के चक्कर में इन लोग जो है, एक बहुत अच्छे भी बोल रहे थे, ये आशुतोष कुमार अपने भाई के जब घटना हुआ था तो बोले थे कि नेता ऐसा जाता है कि अगर वो अपना बाप के श्राद्ध में भी जाएगा तो उसको फायदा नजर आना चाहिए। तो इस बात को हमको सही प्रतीत होता है, उसको अगर फायदा नजर नहीं आएगा तो वो कुछ काम नहीं करेगा। अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, हरिजन
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पहले ये तो बताओ यार नेता लोग कि हरिजन शब्द आया कहाँ से? जन में हरि का स्थान महात्मा गांधी दिए थे कि इसका इनका कोई नहीं है इसलिए हरिजन है, ये भगवान के आदमी है। हरिजन कोई मामूली शब्द नहीं है और उसको बोलने पर यार तुम एक्ट लगवा दे रहे हो। आप संविधान में 50 जगह इनके लिए व्यवस्था करते हैं, फॉरम में 50 जगह जाति पूछते हैं, और अगर हम उस शब्द को बोल दे तो हम पर हरिजन एक्ट लग जाता है। इस व्यवस्था को तो दूरी से होना चाहिए। कहीं ना कहीं हरिजन एक्ट का या डॉरी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है सर। कानून तो बना बहुत अच्छा है, हरिजन को आगे लाने के लिए बना, भेदभाव को कम करने के लिए बना, लेकिन इसका जब दुरुपयोग होता है तब मलाल आता है कि सरकार की नीति गलत है। और पहला तो हम लोग को स्वर्ण की संज्ञा दे दी गया, जबकि सुवर्ण है और सुवर्ण में कोई भी नस्ल ला सकता है। आप फॉरवर्ड की बात करते हैं सर, आपको कोई मैसेज भेजना हो मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तो आप क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड कर दीजिए। आप बाल बच्चे को पढ़ा क्यों रहे हैं? फॉरवर्ड बनाने के लिए कि बैकवर्ड बनाने के लिए? किसी जाति का लोग हो, लोग बोलता है ना कि पढ़ते लिखते सर तो फॉरवर्ड बनते हमारे बच्चवा। आप कहीं मैसेज कोई डिलीवरी कर रहा है तो फॉरवर्ड कर दो ना, कोई मेल कर रहा है तो जरा मेरा मेल फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हर जगह से साले फॉरवर्ड शब्द हटाओ ना तुम। हर जगह फॉरवर्ड दिन रात रटता है, बिना फॉरवर्ड के नाम ले ले खाना नहीं पचता, बिना फॉरवर्ड पर राजनीति कर ले तुम्हारा नेतागिरी नहीं चमकता है, तुम खुद नहीं चमकते हो, बिना फॉरवर्ड के गाली दे ले और फॉरवर्ड रटते हो। पहला तो स्वर्ण शब्द को खत्म कीजिए, ये सुवर्ण शब्द है सर। स्वर्ण शब्द कहीं नहीं है, पूरा डिक्शनरी में कहीं नहीं है स्वर्ण शब्द। सुवर्ण शब्द के है, सुवर्ण मतलब अच्छा नस्ल के लोग। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं ना, स्वर्ण कहीं नहीं है। ये तो नेता लोग अपने चक्कर में स्वर्ण बना दो, अपने फायदे के लिए उस चीजों को उसके साथ में खेल किया है। राइट। नीतीश कुछ बोलना चाहेंगे? नीतीश कुमार, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड हियर? नीतीश कुछ बोलना चाहेंगे आप? नीतीश कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी कहना चाहेंगे हम। जी बोलिए, बताइए। बिपिन जी, आपको याद होगा सर, एक गया का मामला था, डॉक्टर सतेंद्र का, शायद उनको धमकी मिला था, आपको जानकारी होगी सर। एक आज सप्ताह 10 दिन का मामला करंट में। तो अंत में जानते हैं 1 करोड़ का धमकी मिला, अंत में उनका कंपाउंडर ही निकला। कल पुलिस गिरफ्तार करके उसकी जांच पूरा साथ जुटाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई। तो जहां तक आपने जितना भी आपने शब्द बोले सब वाणी आपका सही है, पर जितना भी सब तो फर्जी हो रहा है। फिर बाद में पता चलता है कि मामला कुछ और था, मामला कुछ और निकला। तो जितने भी चीज आप हकीकत जाइएगा तो हकीकत कुछ नहीं रहेगा, बनावटी खबर है। और जहां तक आपने बोले तो दुरुपयोग है, पैसा हटने का काम है, आगे न्यायालय में जाते हुए वो फिर फुस पड़ जाता है, तो क्या कीजिएगा, उससे बहुत लोग ग्रसित भी हैं और शिथिल पड़ जाता है। और एक चीज और जान लीजिए कि अगर आप हरिजन एक्ट का केस लड़ रहे हैं तो कोर्ट जो है 50,000 रुपया आपको इंस्टेंट मदद करती है केस लड़ने के लिए। और फ्री में वकील उपलब्ध कराया जाता है आपका केस लड़ने के लिए। 50,000 का चेक मिलता है। जी जी, बेहतर जानकारी देने के लिए सभी लोग के लिए आपको जान लीजिए 50,000 का चेक हरिजन परिवार को केस लड़ने के लिए सरकार देती है, 50,000। और इस पैसा की लालच में भी एक महिला धराई ने, वो 30-40 लाख रुपया फॉल्स केस करके कमाई थी, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट जो है फटकार लगाया, उसको अंदर भेजा है। महिला थी। अधिकतर आपका 75% फर्जी निकलता है और 2-3 महीने में सब ठंडा पड़ जाता है। और एक चीज जान लीजिए, हरिजन एक्ट में अगर आप हरिजन एक्ट तब लागू होगा जब कहीं उसे समूह में हरिजन का क्या अपमानित करेंगे। अगर आप 1-to-1 किए, मोबाइल पर बोले, आपका रिकॉर्डिंग है, तो भी वो हरिजन एक्ट में नहीं आएगा। आप जमीन संबंधी केस लड़े तो हरिजन एक्ट में नहीं आएगा। लेन देन का अगर प्रूफ है तो हरिजन एक्ट में नहीं आएगा। इन लोग जो हैं, हमारे प्रशासन में जो बैठे लोग हैं, इसको हरिजन एक्ट का रूप देते हैं कि इसको समाज का फॉरवर्ड है, इस स्वर्ण जाति का है, इसको जो है से क्रश कैसे किया जाए। तो जो हमारे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, जो इस श्रेणी के पदाधिकारी हैं, वो जो है से हमको पेरने का काम करते हैं। हम 1-to-1 मोबाइल पर हरिजन का के बात किए, कोई हरिजन एक्ट नहीं है। अगर आप 1-to-1 उसके रूम में उसके घर पर जाके हरिजन का है, कुछ नहीं है। समूह जहां है
वहां अगर आप हरिजन कहते हैं तो हरिजन एक्ट रूल लागू है। विपिन जी, पहला विपिन जी, विपिन जी, जी एक सेकंड, जी बिल्कुल, एक चूंकि अब लोगों का ये भी ले लेते हैं, कमेंट भी पढ़ लेते हैं हम लोग। एक राहुल सिंह है, वो लिख रहे हैं, विपिन सर आप सही बोल रहे हैं, मोबाइल से ही घर बर्बाद हो रहा है। चलिए इनको शक रिप्लाई के कीजिए। घेरा से राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शक के मोबाइल पर बात करते हैं महिलाएं कहीं और शक के शिकार हो जाते हैं। मोबाइल पर पुरुष का बात कहीं करते हैं और महिलाओं को शक के शिकार हो जाते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन गैपिंग है, जो शक जो है ना, इस शक बहुत बड़ा परिवार तोड़ने में सहायक होता है। और डाइवोर्स का जो मामला है 90% मोबाइल है, मोबाइल। जी बिल्कुल, सुमंत पाठक लिख रहे हैं, अति सुंदर। सुमंत पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे मित्र भी हैं। अति सुंदर वो हम लोग को प्रयास के बारे में लिख रहे हैं, जो हम लोग चर्चा करते हैं उसके बारे में लिख रहे हैं सर। और अभी कुमार अभिषेक जी जो ने लिखा, वो उन्होंने हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी बातों को रख भी रहे हैं और ये सारी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से कुमार अभिषेक ने रखा। कुमार अभिषेक होनहार लड़का है। ये अपने दादा इनका जो है स्वर्गीय दिवंगत श्री सुरेश प्रसाद सिंह जी का पौत्र है, जगतरी निवासी। और वर्तमान में गोदोबार में इनका घर है। एक युवा लड़का है, एक जानकार लड़का है। अपना संघर्ष के बल पर ही पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अपने बात को मुखर होकर रखें। हम लोग के साथ कुछ पाबंदी है, बंदिशें हैं, जिसकी वजह से हर बात को हम लोग नहीं रख पाते हैं इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभिषेक जी। लेकिन आप अभी नया युवा लड़का है, आप अपनी बातों को बेहिचक समाज में जहां जो कमजोरी है उसको रख सकते हैं। आप अपना व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म पर भी बना के रख सकते हैं और सामूहिक प्लेटफॉर्म पर थोड़ा शब्दों का मर्यादा रखना है। यहाँ पर सबों को हमें लेके चलना है। लेकिन क्या कीजिएगा, सरकार का जो व्यवस्था उससे पीड़ा तो है ही, लेकिन उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस परिस्थिति का जन्मदाता भी हमारे स्वर्ण समाज के ही लोग हैं, कहीं कोई दूसरा नहीं है। वो संसद भवन में जब कानून लाया जाता है तो मुख्य दर्शक बन के कहीं मेरा वोट खराब नहीं हो जाए, उसको लोग सपोर्ट करते हैं। अभी जो पटना में एक बालिका के साथ जो घटना घटी है उसमें क्या संघर्ष करना पड़ा, उसमें क्या संघर्ष करना पड़ा अभिषेक जी, तो मामला है सर। हाँ, अभी नए युवा पीढ़ी है, ब्लड में एक जुनून है। तो आप लोग अपनी बातों को अपने व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म पर, सामूहिक प्लेटफॉर्म पर बेहिचक बेझिझक रख सकते हैं। जो परेशानी रख सकते हैं। हम लोग के साथ कुछ शब्दों की मर्यादा है, कुछ बंदिशें हैं, कुछ सीमाएं रेखा है, जिसको हम लोग निश्चित प्लेटफॉर्म से नहीं रख सकते हैं। और राहुल सिंह, बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, राहुल सिंह जी लिख रहे हैं और वैध रूप से होगा तो नुकसान नहीं करेगा क्या? इनका कहना है कि जब हम लोगों ने उस वाइन के लिए जो बातचीत कर रहे थे उसी क्रम में, तो इन्होंने लिखा है कि क्या जब वैध हो जाएगा, जो हम लोगों ने कहा कि अवैध रूप से ये सारी चीजें हो रही है। आपने कहा कि भाई सिगरेट के अंदर में जो गांजा का यूज हो रहा है, राइट सर, और जो अवैध रूप से जो बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है दारू की जो बोतलें, राइट, इसके साथ साथ में जो हीरोइन है, चरस है, गांजा है, ये तमाम जो मादक पदार्थ हैं वो कहीं न कहीं लोगों तक, युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। जिसमें दो चीजें आपने कहा कि नशा और नाश एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये जो पूरक है, तो इन्होंने कहा कि अगर इन चीजों को वैध कर दिया जाए, राइट, तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसे क्या है कि जो हम लोग अभी मिनी फैक्ट्री का शराब पी रहे हैं और जो लाइसेंसी फैक्ट्री का ओरिजिनल शराब पी रहे हैं, दोनों का शरीर को नुकसान पहुंचाने का मात्रा का अंतर बहुत कम बेसी है। पहला चीज। दूसरा चीज, शराब सरकार शुल्क के नाते यहाँ पर शराब बेचवा रही है, दुकान खोल के बेचवा रही है, वैध तरीके से बेचवा रही है। लेकिन हम जब उसको पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए, घर परिवार के लिए नुकसान है। क्योंकि आपको अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पत्नी के लिए बने रहना कितना जरूरी है। आप खुद सोचिए कि आपका जीवन उनके लिए कितना जरूरी है जो आप पर आश्रित है। तो ऐसा नहीं है कि उसको सरकार वैध कर देगी तो एक नंबर हो जाएगा। मादक पदार्थ ही है। सिगरेट पर लिखा हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना जानलेवा है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, उसको पीते हैं।
अभी तो मैं ये देख बहुत रहा था सर एक जगह पर, हम कुछ बुद्धिजीवी से चर्चा भी किए कि हमारे 25 साल 20 साल के लड़के क्या कर रहे हैं कि एक हाथ में सिगरेट लिए हुए हैं, एक हाथ में चाय का प्याली ले रहे हैं, एक हाथ से सिगरेट खींच रहे हैं, एक घूंट चाय पी रहे हैं, फिर सिगरेट खींच रहे हैं, फिर। तो हम लोग जब डिस्कस किए, जो वहां पर 2-3 लोग बोले थे, तो बोले कि वो अपने आप को प्रदर्शित करना चाह रहा है कि हम स्टैंडर्ड क्वालिटी के लोग हैं, हम सिगरेट और चाय साथे पीते हैं। तो हमें लगा कि चलिए मानसिकता कुछ वैसा इस प्रकार से है, चाहे मादक पदार्थ वैध हो या अवैध हो, वो हमेशा नुकसानदायक है, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं राहुल जी। इसलिए कहीं कोई ऐसा नहीं कि वैध हुआ तो अच्छा हो गया और अवैध है तो खराब है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अभिषेक कुछ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब समय हो गया है जब हम लोग इस सर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। सर 2 पॉइंट बच रहा है सर मेरा, जो कि हमको लगता है सर कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये हम लोग जी सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। जी और उम्मीद करते हैं सर कि आप लोग इसके ऊपर एनालिसिस करके इसके ऊपर निश्चित तौर पे डिबेट कीजिएगा सर, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट यहाँ बिल्कुल। पे कहना ये चाह रहे थे सर कि सबसे पहला पॉइंट ये है सर कि हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो एक निश्चित समय काल के लिए वो लागू किया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है सर कि हम बोले कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कंडीशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल कंडीशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट और हम कंक्लूड करना चाहेंगे सर कि यहाँ पे जो जेई और नीट का जो एग्जामिनेशन होती है, वो बच्चे लोग जो कि इंजीनियर अथवा डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, हमारा मानना यह है सर कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। बिकॉज सर अगर हमारा मानना है सर कि एक जो डॉक्टर जो होता है या फिर एक जो शिक्षक जो होते हैं, वो जितना ओल्ड होते हैं या फिर जितने बुढ़े होते हैं, उतना ही उनके पास अधिक से अधिक जानकारी या फिर एक्सपीरियंस होते चला जाता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया सर कि ये जो SC ST या फिर जो बैकवर्ड के बच्चे लोग जो है, अगर वो जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में नीट में जो कि मेडिकल की तैयारी बच्चे लोग कर रहे हैं, अगर उसमें कम भी ला रहे हैं और जनरल का अधिक भी है, तो सबसे पहले जिसका कम आया है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। पहला ये हो गया सर। लास्ट पॉइंट एक और हम कंक्लूड करना चाहेंगे, हमारा मानना यह है सर कि हमारे पूरे भारतवर्ष में चाहे वो किसी प्रकार की बहाली आती है, सर, तो उसमें जनरल कैटेगरी SC ST सभी लोगों के लिए सीट जो होता है सर, वो आपको एक मतलब वो ऑलरेडी मतलब फिक्स्ड होता है कि जनरल कैटेगरी का जो सीट है इतना है, OBC SC ST का जो सीट है इतना है। ठीक है सर। यहाँ पे पहले सिस्टम क्या था सर, ये इधर इम्प्लीमेंट हुआ है सर, आज के 2-3 दिन पहले ये चीजें इम्प्लीमेंट हुई है। पहले क्या था सर, पहले था कि OBC SC ST इन लोगों का जो सीट है, ये सब अपने सीट पे जो कट ऑफ ला रहा है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों की बहाली होती थी कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे न्यू सिस्टम में ये कंक्लूड हुआ है सर कि अब जो OBC SC ST के जो लोग हैं, वो अब जनरल कैटेगरी के सीट को भी, जनरल कैटेगरी के जो सीट है उसमें भी अपना दखल दे सकते हैं। यानी कि हमारा मानना यह है सर कि हर साइड से यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उसे ही मतलब वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पे अब जब जनरल कैटेगरी का जो सीट फिक्स्ड है सर कि जनरल कैटेगरी के लोगों का इतने सीटों पे चयन होगी, बहाली होगी, तो फिर उसमें OBC SC ST के जो लोग हैं उसके ऊपर अपने अधिकार को कैसे वो वहां पे दावा करते हैं कि हम जनरल वाले लोगों का जो सीट है उसको खा जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों को निश्चित रूप से हम लोग उसको ऐड किया है और कोशिश करेंगे इस पर एक दिन हम लोग इस पर बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को हम लोग रखें, और इसमें जो और एक्सपर्ट लोग होंगे, लोगों को हम लोग जोड़ेंगे। इसमें कुमार अनुराग साहब को भी हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि वो एक शिक्षाविद हैं, और कोशिश करेंगे वो भी रहेंगे, इस बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ में विपिन सर को भी जोड़ेंगे जो शिक्षक है, मैं उनसे पूछूंगा, और हो सके तो एक मैं प्रोफेसर को जोड़ूं और उनकी बातों को मैं समझूं कि इसमें क्या हो सकता है और इसमें आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो मजबूरी होती है वो सभी को लेकर के चलने की होती है, राइट। यानी आप कह लीजिए अगड़ा पिछड़ा जो भी करना है,
तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है कि सभी को लेकर के चलना है। ऐसे में हालांकि गवर्नमेंट ने आपके लिए भी एक बेहतर जो विकल्प दिया था ईडब्ल्यूएस के थ्रू, आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग इस पर थोड़ा रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद में निश्चित रूप से अभिषेक जी इस पर डिस्कशन होगी और इसका कुछ न कुछ जी बताएं सर। अगर आप कहिए सर तो हम अभी हजारीबाग में ही है सर। यहाँ पे एक्चुअली हमारा नामांकन है संत कुलम्बा महाविद्यालय में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एक प्रोफेसर हैं एंड हिज नेम इज रवि कुमार पांडे एंड ही इज द प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस सर। राइट। तो हम कोशिश करेंगे सर कि उनको कंक्लूड करें आप लोगों के साथ में। बिल्कुल 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 उनको हम लोग जोड़ेंगे उनको, राइट। और मैं आपको बता दूंगा जिस दिन हम लोग इस प्रोग्राम को रखेंगे, क्योंकि उससे पहले हम लोग थोड़ा उस पर एनालिसिस करेंगे, राइट सर। उस पर चीजों को समझेंगे, उस पर थोड़ा डीपली रिसर्च करेंगे इसमें क्या हो सकता है। और निश्चित रूप से मैं आपको एक बार संपर्क कर लूंगा और इस बात पर कि हम लोग कब इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके बाद निश्चित रूप से आप चूंकि मॉर्निंग में ही मैं आपको बता दूंगा और सर के साथ में आप बात कर लीजिएगा और उनको आप कंक्लूड कीजिएगा, राइट। जी बहरहाल जी सर, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। हमें उम्मीद है कुछ नया आप लोग सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो लोग हमसे जुड़े रहे हैं हमारे साथ में। क्योंकि एक आज इम्पोर्टेंट मेंबर थे जो कि हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में भी थे, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर विकास शर्मा, जो कि आपकी बातों को लोगों को समझाया और कि किस तरीके से हम उन चीजों से बाहर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ में हमारे साथ में थे नीतीश कुमार, जो कि वो भी पैनल में अक्सर बैठते हैं और चीजों के एनालिसिस करने की उनमें भी एक अलग कैपेसिटी है, चीजों को अच्छे तरीके से समझाते हैं। और हमारे साथ में विपिन सर, जो कि आप लोग सभी बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, शिक्षक हैं और जीवन अभिकर्ता। और उसके साथ साथ में एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल एनालिसिस करने की उनमें अद्भुत और दिव्य क्षमता है, अभिषेक कुमार थे। अभिषेक कुमार ने अपनी पीड़ा को रखी कि किस प्रकार से हम फॉरवर्ड हैं और हम सुवर्ण हैं, जो कि विपिन सर ने बताया कि स्वर्ण ना, हम सुवर्ण हैं। और अपनी पीड़ा को रखा कुमार अभिषेक ने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वैसे में चूंकि हम लोग सिर्फ क्या हम लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं करते क्या, या फिर अगर करते हैं तो इस प्रकार की हम लोगों के साथ में इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही है, आखिर हम लोग कब तक इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, आखिर स्वर्ण बच्चों के साथ में इस तरह की व्यवस्था क्यों बनाई गई है। बहरहाल इनकी एक पीड़ा थी, जाहिर सी बात है हर युवाओं की पीड़ा होती है और निश्चित रूप से इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर हम लोग जरूर इस पर वर्णन करेंगे और विवेचना करेंगे। और चूंकि आज जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि आज का जो हमारा जो ब्रेकिंग जो न्यूज था और जो मेरा डिबेट था कि आज बच्चों में बढ़ता बाइक का क्रेज और असमय मौत का काल में धकेलता युवाओं का। तो निश्चित रूप से एक लंबी बहस हुई, एक लंबी डिस्कशन हुआ, जिसमें विभिन्न जो एक्सपर्ट थे हमारे साथ जुड़े थे। लोगों ने अपने अपने तरीके से अच्छी बातों को समझाया कि कैसे हम लोग जो है से दूसरों को मदद कर सकते हैं, एक अच्छा और बेहतर चतरा का निर्माण कर सकते हैं। और घटनाएं घटती रहेगी दोस्तों, घटनाएं कभी भी कह करके नहीं आती है, लेकिन उन घटनाओं को सामना करने के लिए ईश्वर ने जो हमें विवेक दिया है, उस विवेक का इस्तेमाल करना है। यानी कि जब हम टू व्हीलर चलाएं तो निश्चित रूप से बिना हेलमेट का यूज किए हुए घर से ना निकले। उसके साथ साथ में ये भी देखिए कि आपका जो बाइक है, बाइक का टायर कैसा है, क्या टायर ठीक स्थिति में है या नहीं। क्योंकि जब आप ब्रेक लेंगे तो टायर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टायर जो पहिया है उसको चेक कर लेना है कि उसका अभी वो लाइफ कितना है। अगर लाइफ साइकिल पूरा कर चुका है तो निश्चित रूप से उसको आप चेंज कर ले। चूंकि ब्रेकिंग में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रेक, उसके साथ साथ ब्रेक देख लें घर से निकलने के पहले। ये सारी चीजों को आप देख के चलिए। तो फोर व्हीलर जो यूज करते हैं वो सीट बेल्ट यूज करके निश्चित रूप से निकले, चीजों को देखें और जो सारी जो चीजें बताई गई जिससे कि हम अपना जीवन को बचा सकते हैं, उसके लिए हमें वो हर कदम उठाना। बहरहाल वो अंतिम तो वो ईश्वर है, जो करेगा सही करेगा, लेकिन हमें अपने कोशिशों से बाज नहीं आनी है, हमें अपने कोशिशों को फॉलो करनी है, माननी है। और बाकी
उस पर छोड़ देना है। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और चूंकि हमारा जो उद्देश्य है, मैं फिर एक बार बता दूं, मेरा उद्देश्य वही है कि हमें एक सभ्य, भव्य और दिव्य चतरा का निर्माण करना है, उसमें से भी हमें एक बेहतर हंटरगंज बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com पर, आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम ग्रुप पर भी इस वीडियो को देखेंगे। और हो सके तो, चूंकि जब तक आप चीजों को आप शेयर नहीं करेंगे तब तक ये एक मास लेवल तक नहीं पहुंचेगा, और जब तक मास लेवल तक नहीं पहुंचेगा ना, तो उस डिबेट का फायदा नहीं मिलेगा, राइट। और एक हम बेहतर जो हम लोग जो नींव रख रहे हैं, इसमें बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं और बहुत विद्वान लोग सुन रहे हैं। कोई समझ लीजिए कि वही लोग जुड़े हुए हैं जिनके अंदर में सोचने की शक्ति ईश्वर ने दे रखा है, समझने की शक्ति प्रकृति ने उनको प्रदान कर रखा है, वही व्यक्ति चीजों को सुन रहे हैं। और जो कुछ करने के लिए लायक हैं वही इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और कोई नहीं देख सकता। इसलिए हमारी आप सभी से, बंधुओं से, मित्रों से, बड़े भाइयों से आग्रह होगी कि निश्चित रूप से मास लेवल तक चीजों को फैलाएं, और इसमें आप सभी जुड़िए। ये आप ही की चैनल है, आप ही की ये जो प्लेटफॉर्म है, और आगे बढ़ करके हमें एक बेहतर, दिव्य और भव्य हंटरगंज का निर्माण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।